इस सीरीज के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सभी इसका नाम जानते ही होंगे। बस इतना बताना जरूरी है कि ये इस सीरीज का सीजन 2 है और इसका सीजन 1 हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब ये ऑफिशियली रिलीज हुआ था तभी तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर तुमने सीजन 1 नहीं देखा हो तो तुम जाकर उसे देख सकते हो। हालांकि पूरा सीजन याद करने के लिए अगर मैं एक छोटा सा रिकैप दूं तो सीजन 1 की शुरुआत में आखिर तक हमने देखा कि जिनवू को सिस्टम की पावर मिली थी जिससे वो खुद की रैंक को छुपाते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा था। पावर बढ़ाते बढ़ाते वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका था। इसी बीच उसे सिस्टम की तरफ से कुछ मिशन दिए जाते हैं और इन्हीं मिशन में से एक डंजन क्लियर करने का मिशन था। वहां जब जिनवू पहुंचता है तो उसकी मुलाकात इग्रिस से होती है। ये बहुत ही मेन पर्सन सीरीज के लिए है क्योंकि इसे जिनवू का सर्वेंट कहूँ या वफादार दोस्त जो भी कह लो, ये बहुत मेन आदमी है। सीजन 1 की आखिर में जिनवू ने इग्रिस को हरा दिया था। हालांकि जिनवू भी ये बात जानता है कि वो अभी इग्रिस जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन लक और सिस्टम की पावर उसके साथ थी, इसी कारण से वो जीत गया। इग्रिस को हराने में सिस्टम ने उसे नेक्रोमेंसर की पावर दी, जिसके बाद जिनवू ने इग्रिस को अपना सर्वेंट बनाने के लिए अप्रोच किया। जिनवू को 3 चांस मिले थे और इग्रिस तीसरे चांस में ये बात माना कि वो जिनवू को अपना मास्टर मानता है। वैसे इग्रिस और नेक्रोमेंसी के साथ साथ जिनवू को कई सारे अनडेड सोल्स की पावर भी मिली है। इसका मतलब अब जिनवू के पास अपनी पूरी एक आर्मी है जिनसे वो जो चाहे वो करवा सकता है। वैसे सीजन 1 की आखिर में ही हमने कुछ हंटर्स को उसी आइलैंड की तरफ जाते हुए देखा था, जिसके बाद सीजन 1 में उस आइलैंड पर कुछ मॉन्स्टर होने के प्रूफ मिले थे। वहां पहुंचने पर उन्हें कुछ रेड आंट मॉन्स्टर मिलते हैं। बस ये आंट असल में साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी और साथ ही ना जाने कैसे पर ये मॉन्स्टर अपने आप ही धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे। असल में उन आंट मॉन्स्टर के अब पंख निकलना शुरू हो चुके थे। वैसे अब यहाँ से सीजन 2 की शुरुआत होती है। सीजन 2 की शुरुआत में जिनवू को अपनी सिस्टर जिना की तरफ से कॉल आता है, जहाँ वो जिनवू को स्कूल बुला रही थी क्योंकि शायद उनके स्कूल में किसी तरह की मीटिंग थी। इसलिए टीचर ने जिना के पेरेंट्स को बुलाया था। पेरेंट्स के नाम पर जिना के पास सिर्फ जिनवू ही है क्योंकि उनकी मदर हॉस्पिटल में है, इसलिए उसने अपने भाई को फोन लगाया। क्या जिनवू को पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सीजन 1 को आए हुए 1 साल हो चुका है और इसमें जिनवू ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली है अपने लुक्स के हिसाब से। इसी वजह से अभी जिना के वो क्लासमेट जिनवू को ही देख रहे थे। जिना भी जिनवू को अभी अपनी क्लास टीचर के ऑफिस में ले जाते वक्त जिनवू से कहती है कि उसकी भी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर वो चाहे तो वो अपनी फ्रेंड्स को उससे इंट्रोड्यूस करवा सकती है। पर जिनवू को स्कूल गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी पसंद कुछ और ही है। खैर इसके बाद जिनवू अब वहाँ ऑफिस पहुंच चुका था। जिना वहीं बाहर थी क्योंकि टीचर ने सिर्फ जिनवू को ही अंदर बुलाया है। टीचर अभी जिनवू से कह रही थी कि जिना के ग्रेड्स और हर चीज परफेक्ट है, उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी अच्छे कॉलेज को ढूंढने में। लेकिन यहाँ वो जिनवू से बोलती है कि क्या हो कि अगर जिना अवेकनिंग कर ले। अवेकनिंग से उनका मतलब वही है जो कि जिनवू ने की, मतलब जिना के पास भी पावर्स आ जाए जो कि एक हंटर बनने के लिए चाहिए होती है। तो यही बोलते हुए वो पूछती है कि क्या फिर से जिनवू जिना को एक हंटर बनने देगा, जिस पर जिनवू ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही ना कर दी थी क्योंकि जिनवू जानता है कि इस चीज में कितना खतरा है। ये सुनकर टीचर बिल्कुल भी शॉक नहीं थी क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो जिनवू का जवाब पहले से जानती हो। लेकिन इसके बदले वो जिनवू से एक सीक्रेट रिक्वेस्ट करती है जो कि अगले सीन में हमें पता चल जाती है। अगले सीन में जिनवू अभी जूही के घर के सामने था। वैसे अगर आप जूही को क्रोम या गूगल पर सर्च करना चाहो तो इसका असली नाम सॉन्ग ही है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने पिछले सीजन में इसे जूही कहा, इसलिए हम अभी इससे जूही कहेंगे। तो अभी जूही जिनवू को वहाँ अपने घर के सामने उसका इंतजार करते हुए देख थोड़ी सी हैरान थी, पर जिनवू बताता है कि वो जिना का भाई है। ये चीज जूही ऑलरेडी जानती थी। हालांकि जूही ये चीज भी जानती है कि जिनवू यहाँ क्यों आया है। वो कहती है कि टीचर भले ही कितना भी तुमसे कह ले, लेकिन मैं वापस स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं अपना मन बना लिया है कि मैं एक हंटर ही बनना चाहती हूँ। हालांकि जिनवू तुरंत ही उसे जवाब देते हुए बोलता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो और ई रैंक हंटर होते हुए अपनी लाइफ के एक्सपेंसेस को संभाल पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। जिनवू के कहने का सिंपल मतलब यही था कि इससे वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगी। लेकिन जूही के पास भी इसका रिप्लाई था। वो बोलती कि तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो। ये सुनकर जिनवू की बोलती बंद थी। हालांकि वो जवाब देते हुए जूही से हंटर जॉब छोड़ने का कहने के लिए नहीं आया है, वो अपने साथ उसे कहीं ले जाना चाहता है, इसलिए अगर वो चाहे तो साथ चल सकती है। जूही तुरंत ही मान जाती है और जिनवू के साथ चली जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर एयरपोर्ट पर आ चुका था जहाँ हम डोंग सुक को देखते हैं। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं कि जिनवू एक डंजन गया था जहाँ उसकी मुलाकात डोंग
यांग नाम के एक हंटर से हुई थी। वो सी रैंक का था और उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जिनवू अगर उसे जान से ना मारता तो वो जिनवू को ही मार देता। तब जिनवू के साथ जिन हाओ भी था जो कि जिनवू का दोस्त है, इसलिए जिन हाओ भी जिनवू के साथ मिला हुआ है। यही सोचते हुए डोंगसुक यहाँ कोरिया आया है। वो पहले यूएसए में था। वो एक एस रैंक हंटर है और उसे जिनवू और जिन हाउ से बदला लेना है। अभी जब वो यहाँ एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसकी मुलाकात चीफ से होती है, जिसे अगर नाम से बुलाया जाए तो ये एक इंस्पेक्टर वू है। इंस्पेक्टर वू उसकी यहाँ आने का कारण जानता है, इसलिए वो डोंगसुक से कह रहा था कि क्या तुम उन्हीं दोनों हंटर की तलाश में हो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो इस पर डोंगसुक कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि उन्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। तुम्हें और तुम्हारी टीम को बस ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे तुम्हें मेरे यहाँ आने के प्लान के बारे में नहीं पता। इस पर इंस्पेक्टर वो जवाब देता है कि मेरा काम है सिर्फ तुम जैसे एडवेंचर्स लोगों की रक्षा करना, जिससे कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई डैमेज ना हो। उसके इतना कहते ही डोंगसुक अपने रास्ते चला गया था और इंस्पेक्टर वो अपने रास्ते। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और अब सीन चेंज होकर आता है चोया पर। देखो, तुम सच में अगर भूल गए हो तो मैं बता दूं कि इससे हमने सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में देखा था। ये एक एस रैंक एडवेंचर है और यही उस जीजू आइलैंड पर गया था जहाँ वो रेड आंट्स इन्हें दिखी। अभी गन ही के साथ एक सीक्रेट कन्वर्सेशन कर रहा था। अगर तुम गन ही को भी नहीं जानते तो ये असल में हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन है। यहाँ चोआ उन्हें बताता है कि ये जो रेड आंट है इन्होंने इतना इवोल्यूशन कर लिया है कि उनके पंख निकल आए हैं। ये अगर चाहे तो उड़कर थोड़ी सी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनकी डिस्टेंस कवरिंग रेंज इतनी नहीं हुई है कि ये यहाँ तक आ पाए। लेकिन अगर ये धीरे धीरे और इवोल्यूशन करते रहे तो ये एक नेशन वाइड डिजास्टर बन जाएंगे। ये टॉपिक एक सीरियस टॉपिक था, इसलिए गन ही डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें भी इस चीज में इंटरफेयर करना होगा। वैसे इसके बाद सीन अब फाइनली जिनवू और जूही के पास आ चुका था। जिनवू जूही को असल में एक रेड पर लेकर जाना चाहता था क्योंकि वो जूही को बताना चाहता है कि एक रेड कितनी खतरनाक हो सकती है। रेड को एक तरह से किसी डंजन में जाकर डंजन क्लियर करने जैसा कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ अलग अलग पार्टीज को इनवाइट किया जाता है जिससे कि जो यंग हंटर से उनके ट्रेनिंग हो सके, और इसे भी पूरी तरह से प्लान कर क्रिएट किया गया है। जिन्हों ने इनमें से अपने साथ साथ जूही का भी नाम लिखवाया जिससे वो जूही को बता सके कि हंटर होना कितना मुश्किल है। लेकिन अभी जिन्वू को लग रहा था कि शायद उसने गलती कर दी क्योंकि इस रेड के लिए अभी दूसरी टीम को बुलाया गया है। तो यहाँ जो टीम आई है वो एक स्ट्राइक टीम है जिसमें 5 बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर हैं। साथ ही इन्हें लीड करने के लिए खास टिमचू नाम के एक ए रैंक हंटर को बुलाया गया है। ये रेड इतनी भी खतरनाक नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने सारे पावरफुल लोग हैं इसलिए जिन्वू को लग रहा था कि शायद ये रेड आराम से क्लियर हो जाएगी और जो चीज वो जूही को बताना चाहता है जूही उसका उल्टा ही मतलब निकाल लेगी। खैर अभी किमचू जिन्वू और जूही का मजाक बनाते हुए अपने दोस्तों से कह रहा था कि अब उसे 2 ई रैंक हंटर की भी देखभाल करनी होगी। खैर वही ली भी खड़ा हुआ था जिसे जिन्वू की पावर के बारे में पता है, इसलिए वो जिन्वू से धीरे से बोलता है कि जिन्वू अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल ना करे जिससे ये नए हंटर्स कुछ सीख सके। जिन्वू ने भी अभी इस चीज के लिए हाँ कर दी थी और इसके बाद वो पूरी टीम के साथ उस पोर्टल के दूसरी तरफ चला गया है। ये पोर्टल एक सी रैंक पोर्टल है, लेकिन जैसे ही जिन्वू और बाकी सभी ने उस तरफ कदम रखा तो अचानक ही इस पोर्टल का कलर चेंज होकर रेड कलर हो गया। जिन्वू समझ गया था कि ये कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत ही जूही का हाथ पकड़कर उस पोर्टल के बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोर्टल खुद ब खुद उसे अंदर की तरफ खींच रहा था। जिन्वू तुरंत ही ली और साथ ही वहाँ उस ऑर्गेनाइजर से बोलता है कि वो सीनियर से कांटेक्ट करे क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। उसने भी कॉल लगा दिया था। जब पता चलता है कि एक सी रैंक का पोर्टल रेड कलर में चेंज हो चुका है तो वो सीनियर तुरंत ही उस जगह आने के लिए निकल पड़ता है। अब ये सीनियर कौन है या इसका नाम क्या है ये हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए जिन्वू उस पोर्टल में वापस अंदर की तरफ खिंच गया था। जिन्वू जैसे यहाँ अंदर आता है तो अचानक से वो पोर्टल उन सभी को टेलीपोर्ट करते हुए एक बर्फीले इलाके में ले आता है। ये इलाका भी उसे डेंजर के अंदर ही आता है जहाँ ये लोग टेलीपोर्ट हुए हैं। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जो पोर्टल उन्हें यहाँ लेकर आया वो गायब हो चुका है। हालांकि जिन्वू उन्हें बताता है कि वो रेड गेट मतलब कि वो रेड पोर्टल कोई नॉर्मल पोर्टल नहीं था, वो एक ऐसा डेंजन में आ चुके हैं जो कि आउटर वर्ल्ड से पूरी तरह से आइसोलेटेड है। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो या तो वो उस डेंजन बॉस को खत्म कर दे या किसी तरह से ये डेंजर ब्रेक हो जाए। मतलब एक रास्ता कि डेंजन किसी तरह से खत्म होना चाहिए तभी ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं। साथ ही जिन्वू बताता है कि इस तरह के डेंजन नॉर्मल डेंजन से बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि भले ही वो सी रैंक के डेंजन में एंटर किए थे, लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर किसी ए रैंक डेंजन से कम नहीं होंगे या फिर ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं। वैसे जिन्वू अभी ये सारी बातें जब बता रहा था तभी अचानक से जूही की तरफ से कोई हमला करता है और जिन्वू समय रहते ही जूही को बचा लेता है। ये जो अटैक था ये बहुत ही लंबी आइस निडल से किया गया था और इस अटैक को करने वाले थे आइस एल्फ। ये इसी जगह पर रहते हैं और इनके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अभी के लिए इन्होंने जिन 2 लोगों पर हमला किया था उनमें से एक मारा जा चुका है, दूसरी थी जूही जिसे जिन्वू ने समय रहते बचा लिया, लेकिन जिन्वू के जो रिफ्लेक्स थे उनसे उसी टीम
की एक लड़की अभी अपना पूरा ध्यान जिन्वू पर लगा चुकी है। खैर इसके बाद मैं भी तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी के लिए जिन्वू मन में सोच रहा था कि ये आई सेल सबसे पहले टीम के सबसे कमजोर मेंबर्स को टारगेट बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने जूही के साथ साथ उस लड़के पर हमला किया जिन्हें खत्म करने के लिए। अभी जिन्वू मन में ये बात इसलिए सोच रहा था क्योंकि इस चीज से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये आईएसएफ समझदार है, मतलब ये किसी नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह पागलों जैसे यहाँ वहाँ हमला नहीं कर रहे। इन्होंने पहले ये डिसाइड कर रखा है कि इनका टारगेट कौन होना चाहिए। वैसे इधर जूही को ये चीज नहीं पता कि आखिर ये चीज क्या है, इसलिए वो जिन्वू से इनके बारे में पूछती है। जिन्वू बताता है कि वैसे तो नॉर्मली कहें तो आईएसएफ है, लेकिन हंटर्स इस तरह के मॉन्स्टर को आइस डीमन कहते हैं क्योंकि इनके पास सोचने की पावर है। साथ ही इनका दूसरा नाम आइस स्लेयर्स भी है। अभी किमचू भी इस चीज से बहुत हैरान था क्योंकि उसने ऐसी कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो कहता है कि मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उसकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन जिन्वू इस बात से थोड़ा सा हैरान था। किमचू कहता है कि हम 2 टीम्स में डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि इससे सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। साथ ही किमचू कहता है कि जो उसकी टीम में आना चाहे वो आ सकता है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सेफ रहे। जिन्वू उसकी सारी बात समझ चुका था कि किमचू कोशिश कर रहा है कि वो 2 टीम में डिवाइड हो सके, जिससे दूसरी कमजोर टीम यहाँ रोकर इन मॉन्स्टर का शिकार बने और दूसरी टीम सर्वाइव कर ले। खैर अभी दूसरे हंटर किमचू की इस टीम में आने का ट्राई करते हैं, लेकिन किमचू उन्हें धक्का देता है क्योंकि वो तो हंटर्स थे जो कि सी रैंक पर है और किमचू को कमजोर लोग अपनी टीम में नहीं चाहिए। वो नहीं चाहता कि वो दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहें, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर वही है, इसलिए अपनी टीम में वो उन्हीं लोगों को रखेगा जो कि उससे भले थोड़ा कम ताकतवर हो लेकिन कम से कम बाकी लोगों से ताकतवर हो। सिंपल जो लोग उसके काम आ सके वो सिर्फ उन्हें ही लेना चाहता है। इसी वजह से वो जूही और जिन्वू को पहले ही मना कर देता है कि वो उन्हें अपनी टीम में नहीं रखेगा। हालांकि उसी दौरान वहाँ किमचू के पीछे खड़ी हुई वो लड़की जिसका ध्यान पहले से जिन्वू पर गया था, वो यहाँ आगे आते हुए कहती है कि वो भी दूसरी टीम में जाना चाहती है। ये चीज वो किमचू से कह रही थी, जबकि ये लड़की बी रैंक पर है, लेकिन फिर भी जिन्वू और बाकी लोगों की टीम में आ रही है जो कि देखने वालों को तो कमजोर ही लग रहे हैं। अब किमचू वैसे तो उसे जाने देता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कमजोरों की टीम में क्यों जा रही हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये मेरी मर्जी है। इसके बाद वो जिन्वू के पास आ चुकी थी। असल में इस लड़की ने नोटिस किया कि वो जो आइस लेयर का एरो था उसे किमचू ने भी नोटिस नहीं किया था, उसे सिर्फ जिन्वू ही नोटिस कर पाया। इसका मतलब वो जानती है कि जिन्वू ई रैंक पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यही चीज वो क्लियर करने के लिए जिन्वू से पूछती है, लेकिन जिन्वू उसे इग्नोर कर देता है। इस चीज से उस लड़की का डाउट और ज्यादा सही साबित होता है। वो समझ गई थी या तो जिन्वू एक ए रैंक पर है या फिर वो उससे भी ज्यादा रैंक पर है। खैर अभी ये सब हो जाने के बाद वो दोनों ही टीम अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ चुकी थी। एक टीम को किमचू लीड कर रहा था और दूसरी टीम को जिन्वू लीड कर रहा था। इधर किमचू वाली टीम को रास्ते में कुछ पेड़ों पर निशान दिखते हैं। ये निशान किसी भालू के पंजे के थे। खैर अभी इन्हें देखते हुए किमचू के टीममेट्स कह रहे थे कि हमने उन बेचारों को वहाँ पीछे छोड़ दिया, वो कमजोर है, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। खैर अभी किमचू को उनकी चिंता नहीं है। वो बस मन में ही सोच रहा था कि आखिर एक बी रैंक की हंटर जिन्वू जैसे सी रैंक हंटर को अपना लीडर कैसे मान सकती है। उसे यही चीज समझ में नहीं आ रही थी। इतने में ही वही भालू लोग जिनकी वो पंजों के निशान थे वो उनके सामने आ जाते हैं। अभी पहले भालू किमचू पर हमला कर रहा था, जिस हमले को किमचू रोककर उस भालू को खत्म कर देता है, लेकिन वहाँ और भी कई सारे भालू थे। दूसरी तरफ वहाँ जिन्वू के टीम में वही लड़की जिसने जिन्वू को चुना है, इस लड़की का नाम है पार्क ही जिन। लेकिन इस सीरीज में ऑलरेडी कई सारे जिन हो चुके हैं, इसलिए हम इसे पार्क ही कहेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कम वियर्ड सुनाई देगा। तो अभी पार्क उन पेड़ों पर लगे निशानों को नोटिस करती है और जिन्वू और बाकियों को बताती है कि शायद हम बियर टेरिटरी के अंदर है, मतलब आगे हमें बहुत सारे भालू मिल सकते हैं जिनसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। पर इस बात जिन्वू जवाब देता है कि वापस लौटने से अच्छा यही है कि हम सीधा आगे बढ़े क्योंकि भालू एक जानवर है जिससे हम लड़ सकते हैं, लेकिन पीछे वो आइस लेयर है जो कि इंटेलिजेंट है और इस तरह के अपोनेंट से लड़ना और ज्यादा मुश्किल होता है। अभी जिन्वू के इस क्विक डिसीजन से पार्क खुद भी बहुत हैरान थी क्योंकि वो एक बी रैंक हंटर है, इसलिए वो कई पावरफुल हंटर के साथ टीम बना चुकी है, लेकिन इस तरह की क्विक थिंकिंग बहुत कम लोगों में पाई जाती है। अभी अचानक ही जिन्वू को अपने पास से वो सिस्टम स्क्रीन अपीयर कर उससे एक कोट निकालता है और वो कोट पार्क को देता है और साथ ही उसने यहाँ जूही और उस दूसरे सी रैंक हंटर के लिए भी एक कोट निकाल लिया था। अभी यही तीनों ही जो कि जिन्वू की टीम में आए हैं। वैसे तो वो एक और सी रैंक हंटर आया था लेकिन वो पहले ही मर चुका है। अभी जिन्वू ने जब कोट निकाले तो ये तीनों ही बहुत हैरान हो चुके थे क्योंकि ये समनिंग मैजिक में आता है और ज्यादा हंटर्स इस तरह के समनिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते और जो कर पाते हैं वो भी बहुत कम आइटम समन कर सकते हैं। लेकिन जिन्वू ने इतने भारी कोट समन कर
लिए थे। हालांकि जिन्वो उनसे कहता है कि वो अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा ना दौड़ाएं। साथ ही वो बोलता है कि वो उससे ज्यादा क्वेश्चन भी ना पूछे, क्योंकि अभी जूही उससे पूछ रही थी कि आखिर जिन्वो का लेवल क्या है। पर जिन्वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, इसलिए अभी मेरी जिम्मेदारी है कि तुम यहाँ से सेफली बाहर निकलो। ये चीज वो बाकी दोनों हंटर से भी कह देता है कि वो भी अगर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उनकी भी जान बच जाएगी। वैसे इतने में ही अचानक इनके सामने एक भालू आ जाता है जो कि इनकी तरफ हमला करने वाला था, जिससे बाकी तीनों घबरा गए थे। पर जिन्वो उन्हें शांत रहने का कहता है। साथ ही अपनी स्क्रीन पर टाइटल बदलते हुए वो अपने टाइटल वुल्फ असासिन कर लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर बाहर उस रेड गेट पर आ चुका था जहां अभी बैक पहुंच चुका है। असल में इसी सीनियर को उन्होंने फोन लगाया था। अब एक और चीज हमें जान लेनी चाहिए कि ये जो रेड गेट है इसे ट्रेनिंग के लिए व्हाइट ट्रिगर गिल्ड ने परचेज किया था, जिससे दूसरे हंटर्स को ट्रेन कर सके। और जो बैक है वो असल में व्हाइट ट्रिगर गिल्ड का मास्टर है, वो असल में व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर है और उसने ये परचेज किया था। उसका नाम है आंग सैंगमिन, जो कि सेकंड डिवीजन का चीफ है। तो अभी सैंगमिन ने बैक को कॉल लगाकर उसे यहाँ बुलाया। बैक को पता चला कि ये पोर्टल रेड कलर में बदल चुका है और अब इसके अंदर नहीं जाया जा सकता। तो वो आंग सैंगमिन से कहता है कि अब सिर्फ किमचू पर ही सारी चीजें डिपेंड है, वही जो कि बाकी सभी लोगों को जिंदा वहाँ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन इस चीज पर सैंगमिन कहता है कि उसके हिसाब से ऐसा एक और पर्सन है जिससे उम्मीद करी जा सकती है। वो जिन्वो का नाम लेता है, क्योंकि असल में सैंगमिन ही वो पहला पर्सन है जिसे जिन्वो की अवेकनिंग पर सबसे ज्यादा भरोसा है। ये चीज अभी वो बैक से कह रहा था। लेकिन इतने में ही वहाँ डोंगसुक की एंट्री होती है। उसे देखकर बैक हैरान था, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन के हिसाब से डोंगसुक को यूएस में होना चाहिए, लेकिन वो कोरिया आ चुका है। खैर इस पर डोंगसुक कहता है कि तुम्हारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। डोंगसुक यहाँ बैक से क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने ई रैंक के किसी हंटर को वहाँ सी रैंक के पोर्टल में क्यों भेजा और वो तुम्हारे गिल्ड में क्या कर रहा है। खैर इस चीज से बैक समझ चुका था कि डोंगसुक यहाँ सिर्फ जिन्वो के लिए आया है। वो सोचता है कि डोंगसुक जैसे ताकतवर हंटर से बचने के लिए सबसे अच्छा रेड गेट, क्योंकि डोंगसुक चाह कर भी रेड गेट के अंदर भी नहीं जा सकता। खैर इसके बाद सीन जरूर रेड गेट के अंदर आ चुका था, जहाँ हम देखते हैं कि जिन्वो ने उस बड़े से भालू को हरा दिया था और अभी वो उस भालू के ऊपर बैठा हुआ है कूल लगने के लिए। अभी पार्क भी ये चीज कह रही थी कि आखिर जिन्वो का असली लेवल क्या है, लेकिन सीन फिर से उधर रात पर आ जाता है। हम देखते कि उन्होंने आग जला ली थी और ये उसी बेचारे भालू को खा रहे थे, जहाँ जिन्वो अभी नहीं था। असल में जिन्वो इनसे कहा गया था कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है और इन लोगों ने ये बात मान ली। अभी पार्क कह रही थी कि जिन्वो सच में एक बहुत अजीब लड़का है, जिस पर जूही भी अग्री करती है, लेकिन स्माइल करते हुए। वैसे इसके बाद अब हम जिन्वो के पास आते हैं, जो कि उस जंगल के सीधा उसी डायरेक्शन में गया था जहाँ से उसे डाउट है कि ये भालू चल कर आ रहे हैं। वो जानता है कि यहाँ उन भालू का लीडर मिल सकता है। वहाँ पहुंचकर जिन्वो को सच में बहुत सारे भालू मिलते हैं, लेकिन जिन्वो अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस था। वो तुरंत ही अपनी आर्मी वहाँ बाहर निकालता है। ये अनडेड की आर्मी है जिन्हें जिन्वो अपनी एनर्जी से कंट्रोल करता है। जिन्वो उन्हें हमला करने का ऑर्डर देता है और वहाँ एक बहुत ही खतरनाक वॉर छिड़ जाती है। इस वॉर में देखा जाए तो वो भालू भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन जिन्वो के जो अनडेड सोल्जर्स हैं उन्हें किसी का डर नहीं है। वो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर वो मारे भी जाएं तो जिन्वो उन्हें अपनी एनर्जी से वापस रीजनरेट कर सकता है। इसी कारण से यहाँ उन्हें कई सारे एडवांटेज थे, लेकिन जिन्वो की एनर्जी इससे ज्यादा खत्म हो रही थी। खैर फाइनली जब बहुत सारे भालू मारे जाते हैं तो उन भालुओं का लीडर वहाँ से निकल जाता है, जो कि सीधा इन अनडेड सोल्जर्स पर हमला कर रहा था। इससे वो फिर से मारे जा रहे थे और जिन्वो की एनर्जी लगभग 0 पर पहुंच चुकी थी। ये उसकी माना एनर्जी है और इसी चीज से वो इन्हें रीजनरेट कर रहा था। इसका मतलब अब वो उन्हें फिर से नहीं जगा सकता, लेकिन वो सभी अनडेड सोल्जर अपना काम कर चुके हैं। जिन्वो अब इग्रिस को आगे जाने का कहता है, जिसके बाद ऑर्डर मिलते ही इग्रिस तुरंत ही उस बेयर लीडर पर हमला कर देता है। या इग्रिस के हमले इतने खतरनाक थे कि उस बेयर लीडर को खुद का अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता और कुछ ही सेकंड्स में इग्रिस उस बेयर लीडर का सर काट कर यहाँ जिन्वो के पैरों में लाता है। जिसके बाद इग्रिस यहाँ घुटनों पर आते हुए जिन्वो को बो करता है और ये देखते हुए जिन्वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। जिन्वो मन में सोच रहा था कि इग्रिस उसके लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है, जबकि इग्रिस जिन्वो से भी ज्यादा ताकतवर है। जिन्वो सोचता है कि अगर अपनी फाइट के दौरान इग्रिस अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है तो शायद वह जिन्वो को भी खत्म कर सकता था, लेकिन जो कुछ भी हुआ जिन्वो उसके लिए थैंकफुल है। वैसे तभी सीन चेंज होकर वहाँ किमचू पर आता है, जो कि अभी पूरी तरह से आइस लेयर से घिरा हुआ था। उसके 3 मेंबर्स मारे जा चुके हैं और किमचू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस तरह की सिचुएशन में है। किमचू का सपना है कि वो व्हाइट ट्रिगर गिल्ड के इलाइट फोर्स में ज्वाइन हो सके, लेकिन अब वो सपना उसे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर डर कर वो तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस बीच हम आइस लेयर या यूं कह लो कि उन आइस एल्फ के लीडर को वहाँ घोड़े पर बैठा हुआ देखते हैं। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ जिन्वो के पास आ गया था, जो कि अभी उन सभी भालुओं के सामने खड़ा हुआ है जिन्हें उसने अभी अभी खत्म किया। जिन्वो अपनी नेक्रोमेंसी की पावर की मदद से यहाँ अराइस वर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो सभी बियर्स खड़े हो जाते हैं। असल में ये सब उनकी सोल है, मतलब उनकी बॉडी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन उनकी जो अनडेड सोल है उसे जिन्वो ने
मैनिपुलेट कर लिया है। अभी यहाँ जो उन भालुओं का लीडर था उसका नाम जिन्वू ने टैंक रखा है। ये छोटी सी डिटेल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जिन्वू की आर्मी के मेन जनरल्स में से एक होने वाला है, इसलिए इनके बारे में पता होना चाहिए। खैर यहाँ से एक बार फिर से सीन चेंज होता है और सीधा उस रेड गेट के बाहर आ जाता है। अभी वहाँ पर डोंगसुक और बाकी सभी खड़े हुए थे। यहाँ सैंगमिन सभी को बता रहा था कि उन्हें बाहर 3 घंटे हो चुके हैं। इसका मतलब इन इस रेड गेट के अंदर 3 दिन बीत चुके होंगे। असल में अंदर का जो टाइम है वो बाहर के वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट वर्क करता है। अब 3 दिन सुनकर डोंगसुक ने भी मान लिया था कि जिन्वू अब तक मारा जा चुका होगा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। खैर तभी वो अचानक रुककर सैंगमिन से पूछता है कि आखिर जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ क्या कर रहा है। जिन्वू तो ई रैंक का हंटर है, उसे तुम लोग अपने साथ क्यों रखोगे? इस पर सैंगमिन जवाब देता है कि उसी ने जिन्वू को अंदर जाने की परमिशन दी थी क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। वैसे भी ये बस एक सी रैंक रेड मिशन था। अभी सुनने में ये बात बिल्कुल सही लग रही थी, इसलिए डोंगसुक वापस मुड़कर जाने लगा था, लेकिन अचानक ही वो वापस यहाँ सैंगमिन के पास आकर उसे गले से पकड़कर उठा लेता है। अभी डोंगसुक बोल रहा था कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम हमेशा टैलेंट की तलाश में रहते हो। इसका मतलब जरूर तुमने जिन्वू में कुछ देखा है, इसी वजह से तुमने उसे चुना। इसका मतलब वो ई रैंक पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खैर इतने में बैक वहाँ आगे बढ़कर डोंगसुक का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो सैंगमिन को छोड़ दे वरना ठीक नहीं होगा। अभी इसी चीज से डोंगसुक को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो सैंगमिन को तो छोड़ देता है लेकिन अपनी एनर्जी रिलीज कर बैक को वार्न करता है। वैसे बैक ने भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, साथ ही अब वो अपनी एनर्जी रिलीज कर बताता है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। असल में ये दोनों ही एस रैंक हंटर है। तो सिंपल सी बात थी, खून तो गर्म हो गई। खैर अगर इन दोनों की यहाँ लड़ाई होती है तो ये चीज सही नहीं होगी, इसलिए किसी भी तरह से उनकी लड़ाई को रुकवाना था। लेकिन इस चीज से क्या क्या नुकसान होंगे इस बारे में ना चाहते हुए भी वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। वैसे अब तभी सीन चेंज होकर वापस यहाँ किमचू पर आ जाता है, जो कि किसी तरह से आइस लेयर से बचकर भाग गया था। अभी वो उस जगह से बहुत दूर आ चुका था और उसकी कवर की हुई डिस्टेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो जहाँ था वहाँ से भागते हुए सीधा उस जगह पहुंच चुका है जहाँ जिन्वू ने उन सभी भालुओं को खत्म किया था। अभी वो अपने सामने इतने सारे भालुओं को पड़ा हुआ देखकर बहुत हैरान था। वो सोचता है कि एक कमजोर टीम इतने सारे भालुओं को कैसे मार सकती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग उसे जवाब देता है कि शायद ये काम उन्हीं आइस लेयर का होगा। वैसे भी उसे पूरी टीम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो अब मारे जा चुके होंगे। अब यही सोचते हुए वो फिर से जंगल की तरफ और तेजी से भागने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आइस लेयर अभी भी उसके पास ही है। वैसे उसके भागते ही सीन वापस यहाँ बाहर बैक और डेंगसुक के पास आता है, जो कि एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। लेकिन अचानक ही वहाँ इंस्ट्रक्टर वू ने आकर उन दोनों के हाथ पकड़ लिए थे। अब ये चीज देखकर वो दोनों भी हैरान थे क्योंकि दोनों ही एस रैंक पर है। फिर भी उन दोनों के हमलों को इंस्ट्रक्टर वू ने बहुत ही आसानी से रोक लिया। खैर इंस्ट्रक्टर वू यहाँ डोंगसुक को समझाता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो बताता है कि उसने 2 महीने पहले जिन्वू को री एग्जामिन किया था, जिससे उन्हें पता चला कि जिन्वू ने अवेकनिंग नहीं की है, मतलब वो नॉर्मल ही है। साथ ही इंस्ट्रक्टर वू कहता है कि बात रही तुम्हारे भाई की, तो उसे एक बीस्ट ने खत्म किया था। जिन्वू जैसे ई रैंक हंटर कभी उसे नहीं मार सकता। ये बात डोंगसुक को भी सही लग रही थी। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो जरूर ये काम किसी दूसरी लड़की का होगा। यहाँ वो जिन्हाओ की बात कर रहा था। डोंगसुक कहता है कि मैं जिन्हाओ के लिए यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने जिन्हाओ का साथ दिया। खैर वो तो ऑलरेडी उस गेट में मारा जा चुका होगा, इसीलिए मुझे उस दूसरे लड़के को देखना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी इधर सैंगमिन के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से अलग थे क्योंकि जिन्वू की असली पावर के बारे में सैंगमिन जानता है, इसलिए वो सोच रहा था कि कोई बचकर आए ना आए, जिन्वू जरूर इस रेड गेट से बाहर निकल कर आएगा। खैर इसके बाद वापस से सीन वहाँ रेड गेट के अंदर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि किमचू ने अभी जिन्वू के तीनों दोस्त को ढूंढ लिया था। वो तीनों वही जंगल में आग जलाकर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। तभी किमचू वहाँ पेड़ के पीछे से उन्हें देखता है। किमचू हैरान था क्योंकि इन लोगों के पास कंबल, कोट और साथ ही टेंट वगैरह जैसा सामान है, जबकि ये सारी चीजें यहाँ किसी के पास कैसे हो सकती है। यही देखते हुए किमचू अभी खुद की गलती न मानकर इन्हीं लोगों को ब्लेम करने लगा था, ये सोचते हुए कि उसके दोस्तों के पास, मतलब कि उसके टीम मेंबर्स के पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे, इस वजह से वो मारे गए। पर सच में किमचू बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसी कारण से वो दूसरे पर ब्लेम डाल रहा है और उससे ये बात सही भी लग रही है। इसलिए अब वो गुस्सा करते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो अभी मन में सोच रहा था कि ये सारा काम पार्क का ही है। वैसे सच कहूँ तो वो ये सब मन में नहीं सोच रहा था, बल्कि वो तो जोर जोर से बोल रहा था कि तुम बी रैंक पर हो, लेकिन फिर भी तुमने कमजोरों की टीम चुनी। इसी बात से मैं समझ सकता हूँ कि जरूर तुम कुछ छुपा रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे ही कारण मेरे सारे दोस्त मारे गए। इतना कहते हुए वो अपने वेपन को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम तीनों मुझे बता दो कि तुम में से असली कल्प्रिट कौन है, वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। वो 3 तक गिनती गाने वाला था, लेकिन गिनती वगैरह वो कुछ नहीं कहता। वो सीधा जिन्वू का नाम चिल्लाते हुए इन पर हमला करने लग जाता है। खैर जैसे ही उसने जिन्वू का
नाम लिया तभी इतने में ही वहाँ जिन्वो की एंट्री हो गई। खैर जिन्वो ने वहाँ आते ही उसे वहाँ से दूर फेंक दिया था। अभी जिन्वो की दोस्त उसकी यहाँ अचानक एंट्री से थोड़े से हैरान थे, पर जिन्वो कैमचू से कहता है कि तुम गधे हो, तुम खुद की गलती का ब्लेम किसी दूसरे पर डाल रहे हो और तो और तुमने हमें और बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया। ऐसा वो इस वजह से कह रहा था क्योंकि जिन्वो ने अभी कोई दूसरी एनर्जी महसूस की है। खैर वो कहता है कि तुम लोग बहुत ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम अपनी एनर्जी को कंप्रेस नहीं कर सकते। जिन्वो के इतना कहते ही वो सभी आइस लेयर मतलब वो आइस एल्फ वहाँ से बाहर निकल आए थे। अब उनके साथ इनका लीडर भी है। इस लीडर का नाम बारूका है और ये असल में इस पूरे रेड गेट का बॉस है। मतलब जब ये हारेगा तभी लोग यहाँ से निकल पाएंगे। वैसे बारूका अभी जिन्वो से बोल रहा था कि तुम सच में बहुत पावरफुल हो। मुझे लगा नहीं था कि कोई ह्यूमन इतना पावरफुल होगा कि वो हमारी प्रेजेंस को महसूस कर पाए। इस पर जिन्वो कहता है कि ये चीज तो बहुत आसान थी। हालांकि जिन्वो की इस बात से अभी सभी लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि जिन्वो मॉन्स्टर्स के लैंग्वेज में बात कर रहा है। ये बहुत शॉकिंग बात इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस मॉन्स्टर की तरह बात नहीं कर सकते। खुद बारूका भी अभी इस चीज से हैरान था। हालांकि जिन्वो मन में सोचता है कि ये सारी चीजें शायद सिस्टम की पावर की वजह से हो रही है। वैसे बारूका बताता है कि वो तो इतना साइलेंटली यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उसका साथी जिन्वो के साथ फाइट करना चाहता है। अभी वो उसी साथी की बात कर रहा था जिसने आइस एरो से उस रैंक सी के हंटर पर और जूही पर हमला किया था। अभी वही जिन्वो को चैलेंज कर रहा था। क्या जिन्वो को जैसे ये बात पता चलती है तो वो एक ही सेकंड में उस चैलेंजर की गर्दन अलग कर देता है क्योंकि आसान भाषा में कहें तो जिन्वो टाइम पास नहीं करना चाहता। वैसे इसके बाद जिन्वो ने बारूका पर भी हमला कर दिया था। बारूका उसके इस तेज हमले को भी बहुत ही आसानी से रोकते हुए उसे वापस पीछे हटा देता है। अभी जिन्वो भी ये चीज समझ चुका था कि बारूका नॉर्मल ओपोनेंट नहीं है। वैसे उसी दौरान बारूका जिन्वो से बोलता है कि उसका शक सही निकला, जिन्वो कोई ह्यूमन नहीं है। ये सुनकर जिन्वो हैरान था। वो इसका मतलब पूछता है जिस पर बारूका बताता है कि वो लोग एल्फ हैं और इन्हें सामने ह्यूमन देखते ही उनके मन में एक सिग्नल आता है कि वो सामने खड़े ह्यूमन को खत्म कर दे। वैसे ऐसा शायद इन्हीं के साथ होता है क्योंकि दूसरे एनीमे में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बारूका अभी बता रहा था कि जिन्वो को देखकर उसे ये फीलिंग नहीं आई, मतलब शायद इसका कोई और रीजन हो सकता है। लेकिन अभी जिन्वो के लिए भी ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। खैर फिर भी जिन्वो पूछता है कि आखिर ह्यूमंस को खत्म करने का सिग्नल तुम्हारे दिमाग में आता क्यों है, मतलब इसका क्या रीजन है। शायद बारूका इसका कारण जानता था, लेकिन जब वो कुछ बताने की कोशिश करता तो अचानक ही उसका फेस थोड़ा सा ग्लिच करता है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा किसी गेम वगैरह में कभी कभी देखने को मिलता है। लेकिन अब जैसे ये ग्लिच होता है तो वो बारूका वही चीज दोहराने लगता है जो कि अभी वो कुछ मिनट पहले कह चुका था। जिन्वो समझ चुका था कि बारूका अगर चाहे भी तो वो सच्चाई नहीं बता सकता। इसके पीछे कारण क्या है ये चीज जिन्वो को नहीं पता। हालांकि उसी दौरान बारूका जिन्वो को एक ऑफर जरूर देता है। वो कहता है कि उसकी जिन्वो से दुश्मनी नहीं है, इसलिए जिन्वो यहाँ से जा सकता है, पर तभी जब वो बाकी ह्यूमंस को उसके हवाले कर दे। इस पर जिन्वो ने तुरंत ही मना कर दिया था। इसके बाद बारूका जिन्वो से कहने लगता है कि क्या जिन्वो उसके साथ दुश्मनी मोल लेना चाहता है, जिस पर जिन्वो जवाब देता है कि इस चीज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सुनकर बारूका कहने लगा था कि एक बार हमारी आर्मी को देखो, तुम अकेले हो, तुम हमें नहीं हरा सकते और तुम्हारे दोस्त कुछ ही सेकंड्स में मारे जाएंगे। ये बात सुनकर जिन्वो स्माइल करता है और तुरंत अपने सभी सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है। वहाँ सामने अनडेड्स की आर्मी आ चुकी थी और अब तो जिन्वो के पास बहुत सारे अनडेड भालू भी हैं, जिस वजह से उसकी आर्मी और ज्यादा बड़ी हो चुकी है। बारूका अभी इन्हें देखकर ज्यादा हैरान नहीं था, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी वो बस ये जरूर बोल रहा था कि इससे टाइम बहुत वेस्ट होगा। खैर जिन्वो को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे तो इस रेड गेट से बाहर निकलना है। वो कहता है कि शायद तुम डर गए, जो सुनकर बारूका तुरंत ही अपने सोल्जर को हमला करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद जिन्वो ने भी ये ऑर्डर दे दिया था और वहाँ वॉर शुरू हो गई थी। वैसे लड़ाई शुरू होते ही जिन्वो समझ चुका था कि बारूका तब से इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। उसके जो सोल्जर है वो बहुत ताकतवर है क्योंकि वो जिन्वो की अनडेड आर्मी पर हावी हो रहे हैं। लेकिन जिन्वो को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी अनडेड आर्मी खत्म नहीं हो सकती, वो उन्हें वापस से रीजनरेट कर सकता है। खैर इसके लिए उसे अपनी मैजिक पावर यूज करनी पड़ती है जो कि उन भालुओं के साथ लड़ते थोड़ी सी कम हो चुकी थी, लेकिन बाद में उसने पोशन से उसे हाफ रिकवर कर लिया था, पर फिर भी वो अपने ज्यादा आदमियों को रीजनरेट नहीं कर पाएगा। खैर उसकी आर्मी बढ़ी है, इसलिए अभी उसे इस चीज पर फोकस ना करते हुए दूसरी चीज पर फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज थी वहाँ खड़े वो आइस लेयर जो कि अभी जिन्वो के दोस्त को टारगेट बना रहे थे क्योंकि उन सभी को सिग्नल मिल रहे थे कि वो पहले इंसानों को खत्म करें। हालांकि ये चीज नोटिस करते ही जिन्वो तुरंत ही उनकी तरफ बढ़कर हमला करता है और उन तीनों को खत्म कर देता है। इस बीच जिन्वो की नजर वहाँ बारूका पर पड़ती है जो कि उसके कई सारे अनडेड सोल्जर्स को खत्म कर रहा था। बारूका उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है और साथ ही उसकी स्पीड बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जिन्वो को उससे खुद टकराने जाना पड़ता है। जिन्वो ने ऐसा इस वजह से किया जिससे कि बारूका उसके बाकी सोल्जर्स को ना मारे क्योंकि इससे बस जिन्वो की एनर्जी ही खत्म होगी। वैसे भी बारूका को अभी बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा है। अभी जिन्वो भी जैसे ही बारूका के सामने आता है तो वो भी ये चीज समझ जाता है कि बारूका को
हराने के लिए अगर वो इग्रिस का भी इस्तेमाल करे तो भी ये काम इतना आसान नहीं होगा। मतलब बरुका उन दोनों को हरा सकता है। यही सोचते हुए जिन्वू मन में कहता है कि उसका कोई नॉर्मल सोल्जर भी यहाँ उसके काम नहीं आ सकता। इसका मतलब किसी तरह से उसे अपनी फोर्स बढ़ानी होगी। फोर्स से उसका मतलब है उसे अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, और वो भी अभी फाइट के बीच ही, तभी जाकर वो बरुका को हरा सकता है। लेकिन अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब अभी जिन्वू क्या ही कर सकता है। इसलिए जिन्वू नॉर्मली उसके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फाइट करने के दौरान जिन्वू अपने हाथ से डैगर को टेलीपोर्ट करते हुए दूसरे हाथ में लाते हुए हमला कर रहा था, जो चीज बरुका के लिए भी थोड़ी ही शॉकिंग थी। खैर यहाँ बरुका पहली बार अपना नाम जिन्वू इंट्रोड्यूस करता है। असल में उसने पहले अपना नाम नहीं बताया था। ये तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इसलिए आपको उसका नाम पहले से पता चल गया। वैसे बरुका अभी कह रहा था कि सालों बाद उसे ऐसी फाइट करने मिली है। इस चीज पर जिन्वू स्माइल करता है और तुरंत ही पीछे हट जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ऊपर से एक बहुत बड़ा मीटियोर सीधा बरुका की तरफ आ रहा था। यह अटैक जिन्वू ने पहले ही कर दिया था, लेकिन उसने बस बरुका को अपने रिफ्लेक्स से डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, और इस धमाके के बाद भी बरुका सही सलामत था। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। तभी वहाँ पीछे हम किमचू को देखते हैं, जो कि पहले बेहोश था लेकिन अब वो जाग चुका है। सोचा था कम से कम वो कम बैक करेगा ही, पर उस गधे को अभी भी लग रहा था कि सब जिन्वू की गलती है, इसलिए उसे जिन्वू को खत्म करना होगा। अब यही सोचते हुए वो तलवार लेकर जिन्वू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर बरुका भी जिन्वू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। खैर जिन्वू ने उन दोनों को ही नोटिस कर लिया था, इसलिए जिन्वू तुरंत इग्रिस को बाहर बुलाता है। इग्रिस अपनी पावर से एक बॉल क्रिएट करता है। ये बॉल बस वहाँ नीचे बर्फ में तलवार मारकर खड़ी कर दी थी। अभी इस दीवार की वजह से वहाँ साफ साफ आसपास देख पाना थोड़ा सा मुश्किल था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए जिन्वू इग्रिस को ऑर्डर देते हुए किमचू को खत्म कर देता है। वैसे जब इग्रिस किमचू को मार रहा था तब किमचू ये चीज समझ चुका था कि जिन्वू ने ये सारी चीज इंटेंशनली की। मतलब जिन्वू जानता था कि वो क्या कर रहा है और उसने जानबूझकर उसे इतना नजदीक आने दिया। असल में जिन्वू ने थोड़ी सी अलग प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि यहाँ जैसे ही किमचू मारा जाता है और उसकी बॉडी जमीन पर गिरती है तो जिन्वू तुरंत यहाँ अपनी हाई एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अराइस वर्ड का इस्तेमाल करता है। इससे किमचू खड़ा हो चुका था। किमचू नॉर्मल बॉडी में नहीं है, मतलब उसकी जो अंडर बॉडी थी ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर और साथ ही बहुत ही बड़ी लग रही थी। जिन्वू उसका नामकरण करते हुए उसे आयरन नाम देता है। ये भी जिन्वू के मेन जनरल्स में से एक होने वाला है, क्योंकि किमचू जैसे भी था पर अनडेड जिन्वू के लिए बहुत लॉयल है। अब आयरन के आते ही जिन्वू ने उसे ऑर्डर देकर बरुका पर हमला करने के लिए कह दिया था। बरुका जैसे आयरन से फाइट करता है तो वो ये चीज समझ जाता है कि आयरन का फाइटिंग सेंस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नॉर्मली लोग जैसे फाइट करते हैं आयरन उन सभी नियमों को फॉलो नहीं करता। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अभी पार्क, जूही और वो सी रैंक का लड़का अभी पेड़ के पीछे छिपकर फाइट देख रहे थे। वो अभी इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या सच में एक हंटर वॉर ऐसी होती है। लेकिन पार्क जो कि बी रैंक पर है वो बताती कि आज से पहले उसने कभी ऐसी कोई लड़ाई नहीं देखी, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है। खैर अब वापस से हम यहाँ जिन्वू के पास आते हैं, जो कि अभी आयरन और बरुका को लड़ते हुए देख रहा था। अभी बरुका के लिए आयरन से लड़ पाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस वजह से बरुका जिन्वू और इग्रिस को भी वो आकर उससे एक साथ लड़ने के लिए चैलेंज करता है। जिन्वू ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना चाहता है। अब ये तीनों मिलकर बरुका पर हमला कर रहे थे, लेकिन सच में बरुका की स्पीड इतनी है कि वो इन तीनों के ही अटैक्स को डोज कर लेता है। इस दौरान अचानक ही आयरन जोर से चीखता है। असल में आयरन की चीज से भी एक एनर्जी जनरेट होती है, जिस कारण से अभी बरुका को थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था। इसी फर्क के दौरान जिन्वू बहुत ही स्पीड से आकर बरुका पर अपने डैगर से हमला करता है। खैर इतने प्रेशर के बीच बरुका बहुत ही स्पीड से अपने अटैक को डोज कर लेता है, जिससे उसे कोई सीरियस चोट नहीं लगी, बस हल्का सा डैमेज जरूर आया था। वैसे बरुका यहाँ पीछे आते हुए जिन्वू से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा अटैक बहुत फास्ट था, लेकिन ये मुझे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाया। इस बात का जिन्वू जवाब देते हुए कहता है कि इस फाइट के दौरान तुम अपनी आर्मी को तो भूल ही गए। अब जिन्वू के इतना कहते ही जैसी बरुका वहाँ अपनी आर्मी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। खैर इससे भी वो ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा हो सकता है, और उसे ये भी पता है कि जिन्वू की जो आर्मी है वो अनडेड आर्मी है। इसका मतलब अगर जिन्वू मर जाता है तो उसकी आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए बस उसे किसी भी तरह से जिन्वू को खत्म करना है। यही सोचते हुए वो जिन्वू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में जिन्वू अपने डैगर को सीधा बरुका की तरफ फेंकता है। अचानक ही बरुका उसे डोज करते हुए हंसता है और कहता है कि तुम वो बेवकूफ हो, तुमने अपना वेपन ही फेंक दिया। लेकिन जिन्वू ने ये सब इंटेंशनली किया था, क्योंकि जिन्वू अपनी पावर से अपने डैगर को कंट्रोल कर सकता है।
ये चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है क्योंकि जिन्वू ने अपने डैगर को वापस बुला लिया था। वो डैगर आकर सीधा बरूका से टकराने वाला था, लेकिन बरूका तुरंत ही पीछे पलटते हुए अपने वेपन की मदद से जिन्वू के डैगर को रोक लेता है। खैर इस चीज में उसका वेपन जरूर टूट गया था, लेकिन बरूका की जान बच चुकी थी। पर फिर जिन्वू उसी दौरान आयरन को आगे भेजकर बरूका को पकड़ने का कहता है। आयरन ने भी तुरंत ही बरूका को पकड़ लिया था, जिस वजह से बरूका हिल भी नहीं सकता। इतने में ही जिन्वू अपने सारे बाकी मैजिशियन अनडेड से कहकर बरूका पर हमला करवाता है। ये फायर स्पेशल था, जिससे वो एक बहुत ही तेज धमाका होता है, लेकिन इसके बाद भी बरूका ठीक था। बरूका यहाँ अपने हमले से आयरन को खत्म कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब वो ऐसा कह रहा था, उतने में ही जिन्वू पूरी स्पीड के साथ अपने डैगर को बरूका के नजदीक ले आया था। इसके बाद वो उसके पेट में वो डैगर घुसाते हुए कहता है कि ये चीज अब यही खत्म होती है, लेकिन अभी भी बरूका के अंदर जान बची हुई थी। वो कहता है कि नहीं, ये चीज तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो नहीं चाहता। लेकिन उसका इतना कहते ही वहाँ दूसरी तरफ आयरन फिर से खड़ा हो चुका था। जिन्वू ने अपनी पावर से उसे सही समय पर रीजनरेट कर दिया था। आयरन खड़ा होकर अपने हैमर को बरूका के ऊपर दे मारता है, जिससे बरूका की चटनी बन चुकी थी। मतलब वो सच में इस बार मारा गया। खैर जिन्वू जैसे ही पलटता है और बोलता है कि अब ये चीज सच में खत्म हो चुकी है, तभी अचानक फिर से जमीन हिलने लग जाती है। वैसे इस बार जमीन फिर से इस वजह से हिल रही है क्योंकि आयरन कंफर्म कर रहा है कि बरूका मरा या नहीं। वो बार बार अपने हथौड़े को बरूका के ऊपर मार रहा था। खैर जिन्वू उससे समझाता है कि वो ऐसी गलती फिर न करे, क्योंकि जिन्वू ने इस चीज का ऑर्डर नहीं दिया और बिना ऑर्डर के वो कुछ नहीं कर सकता। आयरन भी बात मान लेता है, जिसके बाद जिन्वू अपने बाकी सभी दोस्तों से कहता है कि अब यहाँ से लौटने का समय आ चुका है। असल में वहाँ वो पोर्टल ओपन कर चुका था जो कि इन्हें इस रेड गेट से बाहर निकालेगा। वैसे कमाल की बात है कि रेड गेट का एग्जिट पोर्टल असल में ब्लू कलर का है। यहाँ इतना भी अच्छा जोक नहीं है। खैर जिन्वू के भी सभी दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जिन्वू का ध्यान सिर्फ बरूका की डेड बॉडी पर था। जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो यहाँ जरूर अराइज वर्ड का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बरूका उसके सभी सोल्जर में सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर बन सकता है, यह सबसे पावरफुल जनरल भी। खैर यहाँ क्या हुआ ये चीज हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि सीन सीधा बाहर आ चुका था, जहाँ बैक और बाकी सभी अभी इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का बाहर आने का। असल में 4 घंटे बीत चुके हैं, मतलब पहले 3 घंटे और अब 4 घंटे, मतलब अंदर पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। बैक सोच रहा था कि आखिर वहाँ अंदर क्या हुआ होगा, लेकिन इतने में ही पोर्टल रिक्रिएट होना शुरू हो जाता है, मतलब कोई बाहर आ रहा है। सबके सामने पार्क और सी रैंक का वो लड़का था। इससे बैक कंफर्म हो जाता है कि जरूर किमचू और उसकी टीम मेंबर्स हैं। बैक जानता है कि किमचू सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब वो जरूर बाहर निकलेगा। पर शॉकिंगली किमचू वहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ तो सैंगिंग का अंदाजा सही निकला है, क्योंकि पार्क और उस सी रैंक के लड़के के पीछे जिन्वू और जूही निकल कर आ रहे थे। अब इसी चीज से बैक बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि ये चारों ही वो हैं जो कि सबसे कम रैंक के थे। खैर यहाँ वो पार्क की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी तीनों तो सबसे कमजोर ही हैं। वैसे जिन्वू तो यहाँ से चुपचाप जाने लगा था, लेकिन बैक तभी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोकता है और पूछता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ। जिन्वू इस पर जवाब देता है कि ये चीज तुम अपने बचे हुए गिल्ड मेंबर से भी पूछ सकते हो। असल में पार्क और वो दूसरा सी रैंक वाला लड़का दोनों ही व्हाइट टाइगर गिल्ड से बिलोंग करते हैं। वही बैक को तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिन्वू ने उससे इस तरह से बात की, जबकि वो एक एस रैंक हंटर है। लेकिन जिन्वू भी यही पीछे पलटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे 2 गिल्ड मेंबर्स को बचाया है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, ना कि मुझसे इस तरह से बात करनी चाहिए। असल में बैक का बिहेवियर बहुत गुस्से वाला लग रहा था, मतलब वो ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है, जिस वजह से जिन्वू ने उससे इस तरह से बात की। खैर बैक को भी ये बात सही लगती है, इसलिए वो जिन्वू से माफी मांग लेता है और उसके बाद जिन्वू और जूही कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वैसे अभी बैक का पूरा फोकस जिन्वू पर आ चुका था। वो पार्क से पूछता है कि आखिर ये लड़का है कौन और इतना एरोगेंट क्यों है, जिस पर पार्क कहती है कि शायद वो इतनी बड़ी आर्मी से लड़कर थक चुका होगा, क्योंकि वहाँ उसी ने उनकी जान बचाई है। वो बताती है कि जिन्वू एक अच्छा दिल वाला लड़का है और शायद थक चुका है, इसलिए उसका बिहेवियर बदल गया। हालांकि अभी बैक जिन्वू में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट हो चुका है, इसलिए वो कहता है कि जिन्वू मुझे अपने गिल्ड में चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ जिन्वू और जूही पर आता है, जो कि जूही के घर पहुंच चुके हैं। जिन्वू उसे यहाँ ड्रॉप करता है और गुड बाय बोलता है, जिस पर जूही भी गुड बाय बोलती है और कहती है कि हम फिर मिलेंगे, और फिर जिन्वू वहाँ से निकल जाता है। अभी कार की क्लॉक में जिन्वू देखता है कि उसे उस जगह पर आधा दिन बीत चुका है, लेकिन जिन्वू ने भी वहाँ मेहनत बहुत की थी, क्योंकि वो एक पूरी एल्फ स्लेयर की आर्मी को खत्म कर आया है। पर अभी वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था, क्योंकि उसे वहाँ से काम की चीज नहीं मिली। उसे बस वहाँ बरूका का एक डैगर मिला, जो कि उसे नहीं लगता कुछ ज्यादा कीमती चीज है। असल में वहाँ हुआ ये था कि जिन्वू ने कोशिश की बरूका को अपना एंड्रॉइड जनरल बनाने
की, लेकिन जिन्वो के वो 3 मौके बरूका पर काम नहीं आए। जिन्वो ने वो तीनों बार अराइस वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शायद इसका रीजन ये था कि बरूका कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए अराइस वर्ड बरूका पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे वापस घर जाकर जिन्वो सोच रहा था कि ये 3rd टाइम था जब उसने किसी ह्यूमन की जान ली हो। खैर सीन इसके बाद अगले दिन पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जिन्वो से मिलने अभी जिनहाओ आया हुआ था, क्योंकि वो जिन्वो को एक मिशन पर ले जाना चाहता है। वैसे यहाँ जिन्वो जिनहाओ से कहता है कि एक और ऐसा पर्सन है जो कि उनके साथ जाना चाहेगा। इसके बाद उनकी गाड़ी सीधा जुई के घर के सामने आकर रुकती है। वो जुई को भी बुला लेते हैं, लेकिन जिनहाओ अभी हैरान था क्योंकि जिन्वो और जुई कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। वैसे तभी जिन्वो जुई से पूछता है कि क्या वो रात को ठीक से सो पाई, जिससे जिनहाओ और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो इन सब बातों का कुछ और ही मतलब निकाल रहा था, जबकि जिन्वो ने ये नॉर्मली पूछा था क्योंकि वो इतने खतरनाक लड़ाई से वापस लौट कर आए थे, इसलिए नॉर्मल सी बात है कोई अच्छे से कैसे सो पाता। पर जिनहाओ इसका अलग मतलब निकाल चुका है। वो जिन्वो को समझाते हुए पूछता है कि क्या उसे ये बात पता है कि जुई अंडर एज है। इस पर जिन्वो कहता है कि हाँ, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर जिहाओ इस बात का बहुत ही ज्यादा गलत मतलब निकाल लिया था। वो समझ चुका था कि जिन्वो शायद हमारे सब्सक्राइबर की तरह कुछ ज्यादा ही खुले विचार का आदमी है। अब यहाँ से अगला एपिसोड या यूं कह लो अगला पार्ट शुरू होता है। ये बाद में मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले एपिसोड के साथ इस पार्ट को ऐड कर दिया है। तो अभी इस पार्ट की शुरुआत में वो तीनों कार से सीधा उस डंजन पहुंच चुके थे जहाँ के लिए वो निकले थे। यहाँ डंजन में आकर जिन्वो ने अपनी अनडेड की आर्मी को बाहर निकाल लिया था, जो कि उन सभी मॉन्स्टर को मारते जा रही है। अभी जिनहाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी। वो जिन्वो से इस चीज को लेकर सवाल करता है तो जिन्वो बताता है कि ये आर्मी उसकी पावर का हिस्सा है। हालांकि जिनहाओ के लिए ये बात मान पाना बहुत मुश्किल था। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में जिन्वो की आर्मी उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। अब बस काम बचा हुआ था, तो वहाँ उन लोगों को क्रिस्टल की माइनिंग का मतलब उन्हें वो क्रिस्टल निकालने थे जिसमें अभी जिन्वो की आर्मी मदद कर रही है। अभी जिनहाओ कह रहा था कि वो जिन्वो की आर्मी से नहीं लड़ सकता। उसे डर है कि जिन्वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि आखिर वो उसे वो क्रिस्टल क्यों देगा। मतलब जिनहाओ ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर वो क्रिस्टल शेयर क्यों करेगा। लेकिन जिन्वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बुरे लोगों के साथ बुरा बनता है। अभी जिन्वो का एक ही सोल्जर आकर वो क्रिस्टल जिनहाओ के साथ शेयर करने लगा था, ये बताने के लिए कि उसे डराने की जरूरत नहीं, वो उसके दोस्त है। वैसे इसके बाद अचानक ही सीन चेंज होकर एक टूटी हुई शिप पर आता है जहाँ कुछ डेड सोल्जर्स पड़े हुए थे। ये नॉर्मल ह्यूमन सोल्जर है। वही सामने एक मस्कुलर मैन था जो कि अभी अभी यहाँ आया। वैसे वो जो सोल्जर्स पड़े हुए थे उन्हीं के पास एक जिंदा सोल्जर भी है जो कि अभी इस आदमी को देखकर डर रहा था। खैर वो आदमी उससे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, वो उसे कुछ नहीं करेगा। पर उस दूसरे सोल्जर को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि वो आदमी कोरियन लैंग्वेज में बात कर रहा था और ये सोल्जर कोरिया का नहीं है। हालांकि फिर वो आदमी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक ह्यूमन है और वो अभी अभी एक डंजन से बाहर निकला है, उसे अपने घर जाना है। खैर मुझे तो इस आदमी के बारे में डिटेल पता है, लेकिन अभी मैं ये चीज तुम्हें नहीं बताऊंगा वरना तुम्हारा मजाक खराब हो जाएगा। सीरीज में हम आगे इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अभी के लिए एक बार फिर से सीन चेंज हो चुका था और अब सीन वापस जिन्वो और जिनहाओ के पास पहुंच चुका है जो कि अब एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। यहाँ वो पार्टी के लिए आए थे, मतलब नॉर्मल सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि इन लोगों ने टोटल 19 मिशन पूरी कर लिए हैं। अब मैं बता दूं कि ये 19th मिशन ये पूरा कर रहे थे। ऐसा वो जिनहाओ के कारण कर रहे थे क्योंकि इन मिशंस को पूरा करने के बाद अब जिनहाओ फाइनली गिल्ड रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। एक बार वो बस गिल्ड मास्टर बन जाए तो वो फाइनली अपने फादर के साथ नेगोशिएशन कर पाएगा अपने बड़े भाई को लेकर। असल में ये चीज हमने सीजन 1 में भी देखी थी कि जिनहाओ के जो फादर हैं उनका एक बड़ा बिजनेस है जिसमें मेजर जो पार्ट है वो जिनहाओ के बड़े भाई का है, लेकिन उसके जो डिस्कशन है वो बहुत गलत है और जिनहाओ को वो पसंद नहीं है। इसी वजह से जिनहाओ चाहता है कि उस कंपनी की जिम्मेदारी जिनहाओ को मिले, लेकिन इसके लिए उसे खुद को साबित करना होगा। इसी वजह से उसने जिन्वो के साथ हाथ मिलाया और ये मिशन क्लियर करे, जिससे वो एक गिल्ड मास्टर की पोजीशन को पाकर अपने फादर से कम बात करने जितनी इज्जत तो कमा पाए। अभी उसने इतनी इज्जत कमा ली है, मतलब अब बस फॉर्म फिल करना है जो कि आराम से पास हो जाएगा। हालांकि तभी जिन्वो कहते हैं जब तक जिनहाओ ये सब कर रहा है तब तक के लिए वो कहीं जाना चाहता है, मतलब जिन्वो अभी ट्रैवल करने की बात कर रहा था। खैर असल में जिन्वो उसी डंजन में जाने वाला है जहाँ उसे इग्रिस मिला था, लेकिन अभी के लिए वो जिनहाओ को कंफ्यूज करना चाहता है, इसलिए उसके वो ट्रैवल की बात कर रहा था। खैर जिनहाओ जिन्वो की बात सुनकर थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि जिनहाओ को लगता है कि जिन्वो उससे पीछे छुड़ाना चाहता है। वो सोचता है कि जिन्वो बहुत ताकतवर है, इसलिए वो जिनहाओ जैसे लड़के के साथ क्यों ही रहेगा। अभी जिनहाओ ने थोड़ी पी भी रखी थी, इसी वजह से वो कहने लगता है कि कुछ भी हो, लेकिन जिन्वो उसके बड़े भाई से तो बहुत ही अच्छा है। वो अपने बड़े भाई के बारे में बताता है कि उसने कभी जिनहाओ को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि जिनहाओ ये भी नहीं कह सकता कि उसका कोई बड़ा भाई भी है क्योंकि ना ही वो ज्यादा मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो
उसके बड़े भाई का बिहेवियर वैसा नहीं होता जैसा एक भाई का होना चाहिए। वो बोल रहा था कि काश तुम मेरे बड़े भाई होते। जिनवू सोचता है कि सच में जिनहाओ बहुत हर्ट है। इस वजह से जिनवू कहता है कि ठीक है, तो आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। ये बात सुनकर जिनहाओ बहुत ही खुश हो गया था। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर वापस उस मिस्टीरियस मैन पर आता है जिसे अभी जेल में बंद कर लिया गया है। मतलब इस आदमी ने उस सोल्जर पर हमला नहीं किया था, लेकिन उन्हें लगा कि ये खतरनाक है और ये एक डेंजर से बाहर निकला है। इसी कारण से उन्होंने इसे जंगल में बंद कर लिया। साथ ही इन्होंने इसके हाथ भी बांध दिए हैं। असल में जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्हें पता चला कि आदमी 10 साल पहले एक डेंजर में कैद हो गया था और अब 10 साल बाद अमेरिका के एक डेंजर गेट से बाहर निकला है। जबकि ये जिस डेंजर में कैद हुआ था वो डेंजर अमेरिका से बिलोंग नहीं करता, मतलब वो डायरेक्ट वहाँ से यहाँ तक आ गया। अभी इन्हें ना ही इस चीज के बारे में पता है और ना ही इस आदमी के बारे में। इसी वजह से वो इस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने एक एस रैंक हंटर को बुलाया है और ये एस रैंक हंटर और कोई नहीं बल्कि डोंगसुक है। वैसे आखिरी चीज जो इन्हें पता चलती है वो इस आदमी का नाम इवान है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ जिनवू के पास आता है जो कि अभी तैयारी कर रहा था वापस उस डीमन कासल की तरफ जाने की। जब वो तैयार हो रहा था तब उसकी बहन जिना उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। जिनवू कहता है कि वो कहीं घूमने जा रहा है। जिना कहने लगती है आखिर वो किसके साथ घूमने जा रहा है, जिस पर जिनवू कहता है कि दोस्तों के साथ। खैर अगले सीन में जिनवू उस डीमन कासल के सामने आ चुका था। जिनवू कह रहा था कि जब वो पिछली बार यहाँ आया तब तो वो सिर्फ 20वें लेवल पर था, जबकि अब उसका लेवल करीबन 3 गुना बढ़ चुका है। इसका मतलब ये उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वो ये बात जरूर जानता है कि उसका जो सिस्टम है वो उसी हिसाब से उसे चैलेंज देता है जिस हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। मतलब पक्का ये चीज मुश्किल तो जरूर होगी। खैर जिनवू ने फैसला कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि उसका फाइनल गोल है वो एक लिक्विड ऑफ लाइफ जिससे वो अपनी मदर को ठीक कर सकता है। इसलिए और कुछ सोचने का ऑप्शन ही नहीं है। वो अभी डीमन कासल के अंदर एंटर कर रहा था जहाँ उसे सिस्टम से एक मिशन मिलता है जो था 10,000 डीमन सोल को कलेक्ट करने का मिशन। जिनवू सोच रहा था कि क्या सच में इस कासल के अंदर उसे 10,000 डीमन सोल मिलेंगे, मतलब सच में क्या अंदर इतने सारे मॉन्स्टर होंगे। खैर जो भी हो उसने तो अपना वेपन निकाल लिया था और वो आगे बढ़ गया था। तभी सीन चेंज होकर जिनहाओ पर आता है जो कि फाइनली अपने फादर से बात करने के लिए पहुंच चुका था। वो अपने फादर से वही बात कर रहा था कि जो कंपनी है उसका इंचार्ज उसके बड़े भाई के बजाय जिनहाओ को बनना चाहिए, क्योंकि उसके बड़े भाई की इंटेंशन ठीक नहीं है। वैसे भी वो दूसरे किसी हंटर को उनकी जो कंपनी है उसमें लीड रोल देने का सोच रहा है जो कि गलत होगा। अभी जिनहाओ जो बात कर रहा था वो कंपनी के फायदे की थी, इस वजह से उसके फादर को भी इस चीज पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। वैसे उसके फादर को ये चीज पता है कि आजकल जिनहाओ किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब जिनवू के साथ। और उन्होंने जिनवू की जब इन्फॉर्मेशन निकाली तो उन्हें पता चलता है कि अभी तक जो लेटेस्ट जितनी भी कंट्रोवर्शियल इवेंट्स हो रहे हैं सब में जिनवू का नाम है। और सिर्फ नाम होना ही मेन बात नहीं है, बल्कि उन सारे कंट्रोवर्शियल इवेंट्स के बाद भी जिनवू जिंदा बचा है, ये मेन बात है। इसी वजह से वो स्पेशल है। खैर अभी जिनवू ने 19 रेड में जिनहाओ की मदद की है, इस वजह से जिनहाओ के फादर जानते हैं कि अब जिनवू भी एक मास्टर हंटर बन चुका होगा। खैर वो अभी जिनहाओ से कह रहे थे कि तुम्हें पता है तुमने जिनवू की मदद ली है, जो कि थोड़ा इंसल्टिंग है। मतलब तुम एक पर्सन के भरोसे होकर इस गिल्ड का कंट्रोल पाना चाहते हो। अभी वो जो चीज को गिल्ड कह रहे हैं वो असल में उसकी कंपनी है और ये सेम ही चीज है। अब इसकी बात सुनकर जिनहाओ ने अपना सर नीचे कर लिया था, लेकिन जिनहाओ के फादर जानते कि भले ही जिनहाओ ने जिनवू का सहारा लिया है, लेकिन उसके इंटेंशन गलत नहीं है। इस वजह से वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा और सब कुछ तुम्हारे प्लान की अकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन एक शर्त। और वो शर्त थी कि जिनवू को उनका गिल्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। असल में उन्होंने जब इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उन्हें पता चला कि जो व्हाइट टाइगर गिल्ड है वो भी जिनवू को अपनी गिल्ड में लेना चाहता है। इसलिए उनके हिसाब से व्हाइट टाइगर गिल्ड में नहीं बल्कि उनकी गिल्ड में होना चाहिए। ये सुनने के बाद जिनहाओ ने तुरंत ही इस चीज के लिए हाँ कर दी थी और कह दिया था कि वो जिनवू से इस बारे में जरूर बात करेगा। इसके बाद सीन चेंज होकर जिनवू के पास आ गया था जो कि अभी उस डीमन कासल में आगे बढ़ रहा था। यहाँ का जो पहला फ्लोर था वहाँ जिनवू ने सभी डीमन को खत्म कर दिया, मतलब उसने डीमंस का एक पहाड़ बना दिया और अभी वो उस पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। जिनवू ने यहाँ उस पर अपनी पावर से उन डीमंस को भी अपनी आर्मी में ज्वाइन करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ और इस चीज का रीजन उसे भी नहीं पता। खैर तभी उसके हाथ में एक परमिट आता है जो कि नेक्स्ट फ्लोर पर जाने का है। खैर जिनवू हैरान है क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग के अंदर एंटर किया था, मतलब वही डीमन मेंशन, लेकिन यहाँ ये पूरी एक सिटी की तरह है, मतलब ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तभी उसके सामने एक लाइट अपीयर होती है जहाँ उसे जाना है। खैर ये सब लंबा रास्ता है और जिनवू पैदल नहीं जाना चाहता, इसी वजह से वो उस बियर लीडर मतलब टैंक को समन करता है जिस पर बैठकर वो वहाँ तक जा सकता है। खैर अभी उसके सामने और कई सारे डीमंस थे, लेकिन इन्हें उस बियर लीडर ने बहुत ही आसानी से साइड हटा दिया था। अब सीन चेंज होकर सीधा कुछ लड़कियों पर आता है जो कि अभी चाय की तारीफ कर रही थी। चाय अभी स्विमिंग कर रही है। वैसे सीन इसलिए नहीं आया जिससे तुम लोग एंजॉय कर सको, बल्कि ये इसलिए आया क्योंकि ये प्लॉट में है। अभी चाय अपनी चाय की
ही क्वेश्चंस को याद करती है। असल में जो चॉय है उसने चाय को बताया कि जो रेड आंट वाला इंसिडेंट है, मतलब कि जो फ्लाइंग रेड आंट मॉन्स्टर है, उनके बारे में कुछ वो सीक्रेट रखना चाहता है। मतलब वो इस बात को कॉन्फिडेंशियल रख रहा है। खैर चाय के हिसाब से ये बात पब्लिकली जारी होनी चाहिए जिससे ये लोग इस चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन चॉय के हिसाब से वो लोग सब घबरा जाएंगे और वैसे भी इन्हें अभी अपनी गिल्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इनका गिल्ड सबसे बड़ा डेविस्टिक गिल्ड है। वैसे सीन वापस जिन्हो के पास आ चुका था जो कि एक के बाद एक फ्लोर क्लियर करते हुए जा रहा है। उसने कई सारे डीमंस को खत्म कर दिया लेकिन करंटली वो डीमन से फाइट कर रहा है। ये बस बी रैंक के डीमंस है, जबकि पिछली बार जब वो इस तरह के मिशन पर आया था, मतलब यही आया था जब उसने सर्वर से फाइट की, वो एक एस रैंक डीमन था और ये बी रैंक के डीमन मतलब ये कमजोर है। जिन्हो सोच रहा था कि जैसे जैसे वो फ्लोर पर आगे बढ़ता जाएगा तो शायद पावरफुल डीमंस आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो पहले भी ये चीज नोटिस कर चुका है। खैर 10,000 डीमन सोल होने में अभी बहुत टाइम बचा है, इसलिए वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। वो सिर्फ खाना खाने के लिए और थोड़ी बहुत एनर्जी रिकवर करने के लिए बीच में रुकता है। असल में उसने जिनाह से कहा कि वो एक हफ्ते में लौट आएगा, इसलिए उसे जल्दी जल्दी इन सभी फ्लोर्स को क्लियर करना होगा और उसके हिसाब से इस जगह पर टोटल 100 फ्लोर्स हैं। वैसे तुम लोग बोर न हो जाओ, इस वजह से यहाँ से जो एपिसोड है वो बहुत ही जल्दी फास्ट चलता है। हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो ने बहुत ही तेजी से 10,000 डीमन सोल कलेक्ट कर ली थी, मतलब उसने 10,000 डीमन सोल को खत्म कर दिया है और अब फाइनली वो मेन बॉस के सामने है। ये बॉस था, इसका नाम था वाल्कन और मेन बात ये है कि इसका जो नाम है जिन्हो की स्क्रीन पर अपीयर हुआ, वो रेड कलर में अपीयर हुआ, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टारगेट है, इसी कारण से उसका नाम स्पेशल हाईलाइट कर जिन्हो के सामने आया। वैसे अभी कुछ सेकंड्स के लिए सीन चेंज होकर वहाँ जिन्हो के घर के सामने आता है जहाँ अभी सैंगमिन आया हुआ था। वो जिन्हो से किसी बारे में बात करना चाहता है, जिन्हा से उसे पता चलता है कि जिन्हो घर पर नहीं है, वो किसी ट्रिप के लिए गया है और उसने कहा था कि वो एक हफ्ते में लौट आएगा। खैर अभी ट्रिप का नाम सुनकर सैंगमिन थोड़ा सा हैरान था क्योंकि नॉर्मल सिटी में ना ही डेंजन ओपन है और ना ही किसी रेड की उसे खबर मिली है जिसके लिए जिन्हो जाए, और आखिरी बार भी जिन्हो को सिटी के बीच देखा गया था जिसके बाद से वो गायब है, इसलिए वो अभी हैरान है कि ना जाने जिन्हो कहाँ गया होगा। खैर सीन वापस जिन्हो पर आ गया था। हम देखते हैं कि अभी उसने अपनी एनर्जी को बाहर निकाल लिया था। वो अपनी आर्मी को समझाता है कि उन्हें सामने खड़ी वॉल्कन की आर्मी से फाइट करनी है और जिन्हो खुद वॉल्कन से लड़ेगा। जिन्हो के इतने कहने के बाद वहाँ वॉर शुरू हो चुकी थी और वॉल्कन अपनी जगह पर ही है और जिन्हो भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। वैसे जिन्हो ने कई सारे डीमंस को खत्म किया जिस वजह से जिन्हो को कई सारे पॉइंट्स मिले थे। बीच में वो कई सारे एक्सरसाइज मतलब कि जो टास्क उसे मिलते हैं वो कर चुका है, इसलिए उसे जो पॉइंट्स मिले हैं उसने उन्हें अपनी इंटेलेक्चुअल मैजिक एबिलिटी में ऐड किया है और साथ ही इसी तरह की कुछ स्किल में जिनकी वजह से उसकी माना कैपेसिटी जैसी पावर बढ़ चुकी है। इसका मतलब वो और ज्यादा अच्छे से अपनी आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। ये प्लॉट का हिस्सा था, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया। अभी के लिए जिन्हो सामने वॉल्कन को देखता है जो कि अपनी ही जगह पर खड़ा हुआ है। वॉल्कन का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब वो ज्यादा तेज नहीं होगा, लेकिन यही सोचना जिन्हो की भूल थी क्योंकि जिन्हो ने जैसे ही एक बार अपनी पलक झपकाई इतने में वॉल्कन सामने से गायब हो गया। अभी वो पूरी स्पीड के साथ जिन्हो पर हमला कर रहा था, लेकिन जिन्हो की स्पीड भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से जिन्हो ने उसे अपने पास आते हुए नोटिस कर लिया और सही समय पर उसके हमले को डोज करते हुए एक जोरदार पंच उसे दे मारा। खैर इस पंच के कारण वॉल्कन बहुत ही ज्यादा तेजी से दूर फेंक गया था। जिन्हो खुद भी इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या सच में मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया। वैसे अभी वो खुद की प्रोग्रेस से हैरान है। तभी हम देखते हैं कि वो वॉल्कन फिर से खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। जिन्हो समझ गया था कि अब वॉल्कन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेगा। अचानक ही वॉल्कन बहुत ही तेजी के साथ जिन्हो की तरफ बढ़ता है, उस पर कई हमले एक साथ करने के लिए। जिन्हो ये चीज जानता था, इसलिए वो आयरन को आवाज लगाता है और आयरन अपनी शील्ड जिन्हो की तरफ फेंक देता है। अभी उस शील्ड की मदद से जिन्हो ने वॉल्कन की कई सारे हमले रोक लिए थे। बाद में जिन्हो फिर से वॉल्कन पर हमला करता है और वॉल्कन भी जिन्हो पर हमला करने लगता है। अभी जब एक दूसरे पर ये लोग हमला कर रहे थे, उसी बीच जिन्हो नोटिस करता है कि वॉल्कन उसके मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन ये चीज एक तरह से अच्छी थी क्योंकि जितना ज्यादा पावरफुल अपोनेंट होगा उतना ही ज्यादा जिन्हो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। अभी सोचते हुए जिन्हो वहाँ नॉर्मल अटैक्स के बजाय वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वॉल्कन जिन्हो का पीछा कर रहा था। इसी दौरान जिन्हो एक अच्छी सी बिल्डिंग ढूंढता है जो कि लंबी थी और वो उस जगह पर चढ़ने लग जाता है। वॉल्कन का पूरा फोकस जिन्हो पर था और साथ ही उसके हमलों पर, इस वजह से उसने वो सामने बड़ी सी बिल्डिंग नहीं देखी और बिल्डिंग से जाकर टकरा गया। जिन्हो जो कि अभी बिल्डिंग पर ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे ही वॉल्कन उस बिल्डिंग से टकराया तो उसने वहीं रुककर नीचे जंप कर दिया और अपना वेपन निकालते हुए वॉल्कन की गर्दन काट दी। इससे वॉल्कन मारा जा चुका था। वॉल्कन के मरने के लिए जिन्हो को एक आइटम मिला जिसका नाम वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट। खैर इसके बाद हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। इससे पहले ही सीन चेंज होकर वापस ईवान पर आ गया था जिससे डोंगसुक मिलने पहुंच चुका है। डोंगसुक को बताया गया था कि ईवान एक मैजिकल बीस्ट है जो कि एक डेंजन से बाहर निकला है और ये मैजिकल बीस्ट बात भी कर सकता है। डोंगसुक ईवान से मिलने नहीं चाहता था पर ये उसके काम का हिस्सा है। असल में डोंगसुक तो वहाँ और जिन्हो से बदला लेना चाहता है। जिन्हो जो कि डोंगसुक के हिसाब
हिसाब से ऑलरेडी रेडगेट इंसिडेंट में मारा गया है, इसलिए उसकी तो फिक्र उसे नहीं है, बस उसे जिन हाउस से बदल लेना है। इसलिए उसका मजा खराब हो गया। इसी कारण से वो अभी जो काम है वो जल्दी जल्दी खत्म कर वापस लौटना चाहता है। यहाँ वो इवान से कहता है कि अगर वो मैजिकल बीस्ट है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। खैर इवान कहने लगता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम डीएनए टेस्ट करवा लो, मैं एक ह्यूमन ही हूँ। खैर डोंगसुक उसकी बात पर इतना आसानी से भरोसा नहीं करने वाला। वो वहीं बैठ जाता है और इवान का वो पेपर वर्क देखने लगता है, मतलब अभी तक की वो रिपोर्ट जो कि इवान से ली गई है। वैसे जब डोंगसुक वो सब देख रहा था तभी इवान कहता है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जिस पर डोंगसुक तुरंत ही मना कर देता है। पर इवान फिर भी पूछता है और कहता है कि इंसानों ने डेंजर्स और इस पावर के बारे में कितना सीखा है। अगर उसके क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर बताऊं तो वो बस यह पूछ रहा था कि आखिर इंसानों ने जो मैजिक बीस्ट है और साथ ही वो डेंजर्स जिनके अंदर उन्हें जो चीज मिल रही है उनके बारे में कितनी चीज पता है। ये सिर्फ नॉलेज की बात थी। खैर डोंगसुक को ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, इसलिए वो कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिस पर इवान कहता है जो मॉन्स्टर और जो खतरे हैं जो कि अभी ह्यूमंस देख पा रहे हैं ये सिर्फ असली खतरे का 0.1 या फिर 2% होगा, क्योंकि असली तबाही कुछ और ही है। खैर डोंगसुक उसकी बात पर वैसे भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जवाब देता है इस वजह से कि इस वर्ल्ड में कई सारे लोग हंटर्स बन चुके हैं और अब हमारे पास इतनी पावर है कि कितना भी बड़ा खतरा आ जाए हम उसे रोक सकते हैं। खैर इवान को ये बात फनी लगती है। वो कहता है कि नंबर्स मैटर नहीं करते, क्योंकि आखिर में जब वो खतरा सामने आएगा तो यही लोग उस खतरे की तरफ से हमसे लड़ेंगे। खैर इवान जो भी अभी कह रहा था वो डोंगसुक को समझ नहीं आ रहा था। अभी डोंगसुक तो उस पेपर को देख रहा था जहाँ उसे पता चलता है कि इवान की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इस वजह से वो हैरान था और कह रहा था कि आखिर एक मैजिकल बीस्ट की वाइफ और 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं, मतलब हो तो सकते हैं लेकिन एक ह्यूमन वाइफ और 2 ह्यूमन बच्चे कैसे हो सकते हैं, और अगर वो भी इसके बच्चे हैं तो वो भी मैजिकल बीस्ट होंगे। क्या फिर वो डोंगसुक इवान से उसके बच्चों के बारे में पूछता है। पहला नाम जो कि इवान ने बताया था वो था जिन्वू का नाम, जिसे सुनकर डोंगसुक थोड़ा सा हैरान था, पर वो इवान को बताता है कि उसका बेटा मारा जा चुका है। खैर इवान को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये चीज मैं खुद जिन्वू से मिलकर पूछ लूंगा। अभी डोंगसुक बोल रहा था कि बिल्कुल तुम ये चीज खुद उससे मिलकर पूछ लेना उस वर्ल्ड में जाकर जहाँ जिन्वू पहुंच चुका है। अभी ऐसा कहते हुए डोंगसुक अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था अपना किलिंग इंटेंट दिखाने के लिए, लेकिन वही सामने इवान का किलिंग इंटेंट ज्यादा खतरनाक था। वैसे भी अभी तक इवान शांत था, लेकिन उसकी इस शांति को ये लोग उसकी कमजोरी समझ रहे थे। खैर तभी सीन चेंज होकर वापस जिन्वू के पास आता है, जिसकी आर्मी ने मैडिस को ढूंढ लिया था। मैडिस असल में गाइड ऑफ डीमन सोल्स है, मतलब वो इन डीमन सोल्जर्स को गाइड कर रहा है। अभी जब वो जिन्वू की अनडेड आर्मी को देखता है तो वो घबरा जाता है, जिससे जिन्वू को पता चलता है कि असल में अनडेड भी डर महसूस करते हैं। मतलब जो मैडिस है वो एक अनडेड ही है, लेकिन जिन्वू के हमले के बाद वो भी मारा जाता है। जिन्वू ने उसकी गर्दन काट दी थी। जिन्वू को पता चलता है कि वो मैडिस था, द गार्डियर सोल्स, और इससे जिन्वू का लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अभी तक का जितना भी ये पार्ट था उस पार्ट में सबसे अच्छा सीन आता है, मतलब एक सेटिस्फाइंग सीन। और अब सीन चेंज होकर वापस अमेरिका पर आ चुका था, जहाँ एक सिटी में एक सर्टेन जगह पर आग लगी हुई थी और जो फायर फाइटर वाले लोग हैं वो लोग आग शांत कर रहे हैं। वो जो मेन पर्सन था वो कह रहा था कि अच्छा हुआ कि ये लोग बीच सिटी में आकर नहीं लड़े, वरना ना जाने कैसी तबाही फैलती। असल में डोंगसुक और इवान के बीच में लड़ाई हो गई और उसी लड़ाई के चलते ही यहाँ ये चीज डिस्ट्रॉय हुई। खैर उसी बीच हमें डोंगसुक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था। अब वो जिंदा है या मर गया ये चीज अभी हमें नहीं पता, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसी सेटिस्फाइंग सीन के बाद सीन एक बार फिर से सीन चेंज हो गया था और वापस जिन्वू पर आ गया, जिसने और कुछ फ्लोर्स क्लियर कर लिए थे। मतलब उसने कई सारे फ्लोर्स के बॉसेस को खत्म कर दिया और अब वो 75 फ्लोर पर पहुंच चुका है। अभी अगले ही दिन जिन्वू उस जगह पहुंचता है। यहाँ पर वो और भी कई सारे लोगों को आता हुआ देखता है। वैसे यहाँ पर जो मेन आदमी है, मतलब यहाँ का मैनेजर, वो जब आसपास खड़े लड़कों को देख रहा था तो वो खुद से ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि कौन सा लड़का किस रैंक पर होगा। उसी दौरान उसकी नजर जिन्वू पर जाती है और वो जिन्वू को पहचान लेता है। उसे पहचानते ही उसने तुरंत ही बैक को कॉल लगा दिया था। बैक मतलब वही व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर जो कि जिन्वू में पहले ही इंटरेस्टेड है और जिन्वू को अपनी व्हाइट टाइगर गिल्ड में ज्वाइन कराना चाहता है। वो तुरंत ही अपनी उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग की तरफ दौड़ते हुए निकलता है। इधर हम देखते हैं कि अभी जिन्वू सोफे पर बैठा हुआ था और दूसरे हंटर्स की बात सुन रहा था। एक पर्पल शर्ट वाला हंटर दूसरे हंटर को समझा रहा था कि उन्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई मुश्किल टेस्ट नहीं लिया जाता, नॉर्मल सा मिशन है। उसमें अपनी पावर लेवल को चेक करवाना होता है और जिस भी हंटर की रैंक डी से ऊपर आती है उसे इजिली कोई ना कोई गिल्ड मिल जाता है, इससे वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अभी वो ये बोल ही रहा था कि जो ई रैंक वाले हंटर होते हैं सिर्फ उन्हें ही चिंता करने की जरूरत होती है, जो सुनकर जिन्वू के चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि वो एक ई रैंक वाला हंटर। खैर अब धीरे धीरे एक एक कर सभी को बुलाया जाता है और फाइनली
फाइनली बारी जिन्वू की आती है। जिन्वू के सामने एक मशीन थी जहाँ उसे हाथ रखना था। जिन्वू जैसे ही उस मशीन पर हाथ रखता है तो कंप्यूटर में एरर आ जाता है। अभी वो जो लड़की वहाँ पर उस रिपोर्ट को लिखने के लिए बैठी हुई थी वो हैरान थी, क्योंकि आज से पहले उसने मशीन में कभी एरर नहीं देखा था। वो अपने सीनियर को बुलाती है। सीनियर वहाँ आकर कहता है कि मशीन में कोई खराबी नहीं है। असल में सीनियर को पता है कि ऐसा तब होता है जब कोई हंटर एस रैंक को अचीव कर ले, लेकिन ये बात मान पाना थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन मशीन खराब नहीं हो सकती, इसलिए उसने ये बात मान ली थी कि खैर अभी भी जिन्वू को कंफर्मली नहीं कहा जा सकता कि वो एस रैंक पर पहुंच चुका है। इसका मतलब उसकी रैंक को फिर से चेक किया जाएगा। खैर अगर वो सच में एक एस रैंक हंटर है तो ये कोरिया की हिस्ट्री में 10th एस रैंक हंटर होगा। अभी जब वहाँ पर सभी लोग इस बात को जानकर शॉक हो रहे थे, तभी दूसरी तरफ वहाँ बिल्डिंग के बाहर हम चोया को देखते हैं। ये वही एस रैंक हंटर है जिससे हम पिछले पार्ट में मिल चुके हैं। ये अभी अपने साथियों से उस रेड गेट इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा था कि वो किस तरह से इवॉल्व कर रही है। उसका साथी उसे इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उसके बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें उस बिल्डिंग के अंदर से आ रही थी। बिल्डिंग के बारे में इन्हें पहले से ही पता है कि अंदर री रैंक टेस्ट हो रहा है, जिसमें कि रैंक के बारे में पता चल रहा होगा। लेकिन उतना शोर सुनकर ये समझ चुके थे कि शायद किसी हंटर ने एस रैंक को टच कर लिया। अभी शोर कुछ ज्यादा ही था, इस वजह से चोया फैसला करता है कि वो अंदर जाकर उस हंटर से मिलेगा। अब चोया जैसे ही वहाँ अंदर आता है तो उस जगह पर मैनेजर जिन्वू को चोया के बारे में बताता है। चोया 5 टाइप मैजिशियन में से एक सबसे टॉप पर आता है और वो ऑलरेडी एक एस रैंक हंटर है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत भी नहीं है। खैर चोया अभी जिन्वू में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, क्योंकि जिन्वू 10th एस रैंक हंटर हो सकता है। खैर अभी ये चीज कंफर्म नहीं है, इसी वजह से उस मैनेजर ने जिन्वू से कहा कि वो 3 दिन बाद फिर से आकर इस टेस्ट को दे। इसके लिए जिन्वू ने भी हाँ कर दी थी। इसके बाद जिन्वू वहाँ से जाने लगा था, लेकिन चोया उसे रोक कर उसे बात करना चाहता था, लेकिन जिन्वू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। चोया को ये अपनी डिसरिस्पेक्ट लगती है, लेकिन एक पल के लिए उसे ये भी लगता है कि शायद जिन्वू को उसके बारे में नहीं पता होगा। खैर जब वो उस मैनेजर से इस बारे में पूछता है तो मैनेजर बताता है कि उसने जिन्वू को ऑलरेडी चोया के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर चोया बहुत ही ज्यादा हैरान था। खैर यहाँ पर अब चोया को भी जिन्वू के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिलती है। जिन्वू वही लड़का है जो कि रेड गेट इंसिडेंट में बचकर बाहर निकला था। खैर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर्स को ही सिर्फ उस रेड गेट इंसिडेंट में भेजा गया था, लेकिन जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड से बिलोंग नहीं करता, फिर भी उसे जाने दिया। इस वजह से अब चोया भी जिन्वू को लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुका था, मतलब उसे भी जिन्वू अपने गिल्ड में चाहिए। खैर जिन्वू वहाँ से चला गया था और जिन्वू के जाते ही वहाँ गेट पर बैक की एंट्री हुई। बैक मतलब व्हाइट टाइगर गिल्ड का वो लीडर जो कि जिन्वू को यहाँ होने की खबर सुनकर तुरंत यहाँ आने के लिए निकला था। खैर अभी उसे हाफता हुआ देख चोया समझ गया था कि यहाँ किसके लिए आया है, लेकिन चोया भी यहाँ उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से बढ़ गया। जो चीज देखकर बैक भी जान जाता है कि चोया भी समझ चुका है कि वो यहाँ क्यों आया था, मतलब अब इन दोनों को जिन्वू अपने अपने गिल्ड में चाहिए। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर रात पर आता है। हम देखते कि जिन्वू अभी हॉस्पिटल में अपनी मदर से मिलने के लिए आया था। वो अभी भी कोमा में है, लेकिन जिन्वू जानता है कि वो जल्दी उन्हें होश में ले आएगा। खैर वो फिर से उनसे थोड़ा इंतजार करने का कहकर वहाँ से जाने लगता है। बाहर आते ही उसकी मुलाकात वूजिन से होती है, जो कि असल में हंटर एसोसिएशन का चीफ है, मतलब वो हंटर एसोसिएशन है। उसका जो चेयरमैन है गनी वूजिन उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है और असल में ये ए रैंक हंटर है। तो अभी ये जिन्वू का ही यहाँ इंतजार कर रहा था। वो जिन्वू से कहता है कि तुम्हें वहाँ चोया को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। किसी भी दूसरे हंटर को इग्नोर करना उसकी डिसरिस्पेक्ट करना जैसा होता है। ये सुनकर जिन्वू पूछता है कि क्या तुम लोग मुझ पर नजर रख रहे हो? जिस पर जिन्वू कहता है कि हाँ, हम हर किसी पर नजर रखते हैं, लेकिन जिंदा करने की बात नहीं है। हम तुम पर क्रिमिनल जैसे नजर नहीं रखे, ये बस सेफ्टी के लिए रहता है। खैर वो यहाँ पर अभी जिन्वू को बताने के लिए आया था कि कोई जिन्वू से मिलना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू से और कोई नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गनी मिलना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पर जिन्वू को कांग्रेचुलेशन कहता है, क्योंकि भले ही अभी जिन्वू को 3 दिन का टाइम दिया गया हो फिर से उस टेस्ट को देने के लिए, लेकिन एक बार अगर वो मशीन में स्टे कर दी तो इसका मतलब सामने वाले हंटर का रैंक एस पहुंच चुका है। अभी गनी का भी यहाँ पर आने का वही सेम रीजन है, जिस रीजन के चलते चोया और बैक जिन्वू से मिलना चाहते थे। गनी का भी खुद का एक गिल्ड है जिसे हंटर एसोसिएशन भी कहते हैं, तो वो अभी जिन्वू से यही चाहता है कि जिन्वू अगर चाहे तो उनके गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है। वो जिन्वू को बताता है कि हंटर एसोसिएशन बाकी गिल्ड से बड़ा है, लेकिन वो जिन्वू को उतना फेम पैसा नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ जिन्वू को दूसरी चीज मिल सकती है। अभी गनी के हिसाब से गनी के अलावा जो हंटर एसोसिएशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है वो है वूजिन, जो कि ए रैंक पर है, और गनी एस रैंक पर है, जो कि जल्दी रिटायर हो जाएंगे। मतलब अगला हंटर एसोसिएशन का लीडर वो जिन्वू बनेगा। अभी वो जिन्वू से यही चाहते थे कि जिन्वू उनके हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर ले, अगर वो ऐसा चाहता हो तो, लेकिन जिन्वू ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि ये सब पॉलिटिक्स की चीजें हैं और मैं एक हंटर हूँ जिसकी जगह डेंजन्स में ना कि इस तरह की गिल्ड्स को चलाने में है, इसलिए मुझे आपकी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना। जिन्वू बताता है कि वो ये चीज अच्छे से समझ रहा है कि अगर वो इनका ऑफर
एक्सेप्ट कर लेता है तो ये उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि हंटर एसोसिएशन का डायरेक्टली चेयरमैन बन जाना एक बहुत ही बड़ी बात होगी। पर जिन्हू ऐसा करना नहीं चाहता। इतना कहते हुए बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है और मेरी सिस्टर घर पर अकेली होगी। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया था। खैर जिन्हू की बात सुनकर अभी गनी ने अपना हाथ तुरंत ही अपने दिल पर रखा और मन में कहा कि अगर वो जिन्हू की जगह पर होता या फिर उसकी एज के मुकाबले थोड़ा कम होता तो वो भी यही फैसला करते, क्योंकि वो भी अभी इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहते। उन्हें भी डेंजर्स में ज्यादा मजा आता है, लेकिन अब उनकी एज हो चुकी है इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वहाँ जिन्हू अभी वापस लौटते वक्त मन में यही सोच रहा था कि उसे अपनी रैंक का जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, साथ ही उसे अपनी मदर को भी जल्द से जल्द ठीक करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी रैंक के बारे में दूसरे गिल्ड या लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे ही वो सभी जिन्हू में इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, जो कि देखा जाए तो सही नहीं है। गनी ने जिन्हू को एक और बात बताई थी, कोरिया के अंदर टोटल 5 मेजर गिल्ड्स हैं जो कि जिन्हू को अपना साथ करना चाहते हैं, क्योंकि जिन्हू ऐसे रैंक पर पहुंच चुका है जिन्हू किसी एक को ही चुन सकता है। इसलिए जिन्हू जिस भी गिल्ड को चुनेगा इससे बाकी चारों गिल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये चीज जिन्हू को स्पेशली समझाई थी। खैर जिन्हू वहाँ से वापस लौट गया, जिसके बाद सीन चेंज होकर सीधा गोंगसक पर आता है। गोंगसक अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, जहाँ उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसकी बॉडी पर बहुत सारे बैंडेजेस लगे हुए हैं और साथ ही उसके चेहरे की भी हाल खराब है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ईवान ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा। वैसे जो प्रोफेशनल जिन्होंने गोंगसुक को वहाँ बुलाया था ईवान से बात करने के लिए, उनमें से एक गोंगसुक के पास आकर उससे पूछता है कि गोंगसुक को क्या लगता है कि क्या सच में वो आदमी एक मैजिकल बीस्ट है। अभी गोंगसुक इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उसने तुरंत ही इस बात पर अग्री कर दिया था। वो कहता है कि हाँ सच में वो एक मैजिकल बीस्ट ही है, तभी वो इतना ज्यादा ताकतवर था। खैर जाने से पहले वो आदमी गोंगसुक से बोलता है कि अभी वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब गोंगसुक ही उस आदमी को नहीं हरा पाया तो वो लोग क्या ही कर लेंगे। साथ ही वो कहता है कि जब उस आदमी ने तुम्हें हराया था तो उसने तुम्हारे चेस्ट पर अपना पैर रखते हुए कहा था कि तुम उसकी फैमिली से दूर रहो, अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। खैर उस आदमी ने गोंगसुक को इसलिए बताया क्योंकि गोंगसुक तब बेहोश हो चुका था। अभी उस आदमी की बात सुनकर गोंगसुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे अपने अंदर बहुत बेइज्जती महसूस होती है। इस वजह से वो फैसला करता है कि वो ईवान से फिर से जाकर लड़ेगा। खैर अभी उसकी हालत खराब है इसलिए अभी तो वो नहीं जा सकता, लेकिन उसने फैसला किया कि थोड़ी सी हालत ठीक होने के बाद वो अपने लिए कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट खरीदेगा जो कि अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। असल में ऐसे आर्टिफैक्ट सेल किए जाते हैं जो कि डेंजर्स में मिलते हैं, और ऐसे ही एक आर्टिफैक्ट की जरूरत जिन्हू को है, इसलिए इस वक्त वो अभी अपने कंप्यूटर में बैठकर उसी आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहा था। खैर इस तरह के आर्टिफैक्ट बहुत ही महंगे दाम पर मिलता है, मतलब जिन्हू को बहुत ज्यादा पैसा देने होंगे जो कि जिन्हू के पास नहीं है, और अगर उसके पास पैसे कहीं से आ भी जाए तो अभी वो एस रैंक पर नहीं पहुंचा है और ना ही उसने इस तरह के मिशंस पूरे किए हैं कि वो इस चीज के बारे में सफाई दे सके कि उसके पास पैसे आए कहां से। खैर पैसे के लिए वो अपने आर्टिफैक्ट भी सेल कर सकता है जो कि उसे सीक्रेट डंजन में से मिले, लेकिन बात फिर भी वहीं आ जाती है कि आखिर उसके पास वो आर्टिफैक्ट आए कहां से, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ ई रैंक हंटर है। वैसे अभी जब वो यही सोच रहा था तभी कंप्यूटर उसे एक रेड के बारे में बताता है। ये कुछ माइनर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक ए रैंक हंटर की जरूरत है। खैर जिन्हू ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा। अभी के लिए सीन चेंज हो चुका था। सीन चेंज होकर वहाँ गन ही पर आता है जो कि अभी अपनी कंप्यूटर में जिन्हू के पास के बारे में देख रहा है। जिन्हू ने जब हंटर बनने का डिसाइड किया तो उसकी एज करीब 24 साल की थी और शुरुआत से ही वो ई रैंक हंटर ही है और कमजोर है, इसलिए उसकी फोटो ही देखकर पता चल रहा है कि वो बहुत कमजोर है। गनी अभी हैरान है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये फोटो में वही लड़का है जिससे अभी वो एक दिन पहले मिला। खैर वो अपने असिस्टेंट वूजिन से जिन्हू के बारे में थोड़ी डिटेल मांगता है तो वूजिन बताता है कि जिन्हू के पास्ट को और अभी को मैच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन्हू के पास्ट को देखा जाए तो उसे एक छोटे डंजन के बाद बहुत ही सीरियस चोट आई थी, जिनसे वो किसी तरह से लड़कर फिर से डंजन में जाना कंटिन्यू करते जा रहा था। वो बताता है कि जिन्हू अभी हंटिंग से ज्यादा पैसे अपनी मदर के ट्रीटमेंट और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए यूज करता है। ये सुनकर गनी थोड़ा सा इम्प्रेस और थोड़ा सा शॉक में था। वो कह रहा था कि आजकल के यूथ में इतना डेडिकेशन मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर तब जिन्हू बताता है कि अभी जिन्हू ने एक माइनर के ग्रुप की रेड को एक्सेप्ट किया है जो कि एक ई रैंक हंटर ढूंढ रहे थे। ये सुनकर गनी कहने लगता है कि ये लड़का कब क्या करेगा ये चीज सोच पाना लगभग नामुमकिन है। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर डायरेक्ट जिन्हू पर आ चुका था जो कि उस जगह पर पहुंच चुका है। वैसे उस रेड का जो बॉस है, मतलब जिसने लोगों को हायर किया है, वो जिन्हू के पास आकर उससे पूछता है कि क्या जिन्हू ई रैंक पर है, जिस पर जिन्हू हाँ करता है। खैर जिन्हू की जो फिजिकल हेल्थ है, मतलब उसकी बॉडी वगैरह को देखकर बॉस को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जिन्हू से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ पहले से अच्छी तरह से प्लान कर लिया है, इसलिए जिन्हू को प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन्हू की तरह यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं जो कि ई रैंक और डी रैंक पर हैं, इसलिए जिन्हू को चिंता करने की जरूरत नहीं। खैर बॉस वहाँ से चला गया था। जिन्हू अभी मन में सोच रहा
था कि इस तरह की जो रेड होती है इसमें 3 टाइप की टीम्स बनाई जाती हैं। पहली टीम होती है अटैक टीम, जो कि डंजन के अंदर जाकर सभी मॉन्स्टर को खत्म करती है, और उसके बाद आती है माइनर्स की टीम, जो कि अंदर घुसकर सभी क्रिस्टल को माइन करते हुए निकाल कर कलेक्ट करती है। और फिर एक कलेक्टिंग टीम भी अलग से बनाई जाती है, जो कि उन पहले मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी से मिलने वाले रेयर आइटम्स को कलेक्ट करती है। जिन्वू अभी सेकंड टीम में है, मतलब उसे क्रिस्टल माइनिंग का काम दिया गया है। वैसे जिन्वू ने ये काम असल में इसलिए चुना क्योंकि जिन्वू आज के दिन फ्री था और उसे यहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि ये मिशन थोड़ा सा मुश्किल है, और इसी वजह से यहाँ जो टीम थी उसके लिए चोया को चुन लिया गया, जो कि एस रैंक हंटर है। हम देखते हैं कि चोया वहाँ उस डंजन में ऑलरेडी पहुंच चुका है और उसने अपने एक ही अटैक में अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे डंजन को क्लियर कर दिया है। ये असल में एक ई रैंक डंजन था जिसे चोया ने कुछ ही सेकंड्स में क्लियर कर दिया, मतलब अंदर के बॉस को छोड़कर बाकी सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं। यही बात बताते हुए चोया उस डंजन से बाहर आता है और बॉस से कहता है कि अब वो अपना काम शुरू कर सकता है, जिसके बाद बॉस ने अपने सभी माइनर्स को अंदर जाने की परमिशन दे दी थी। वैसे यहाँ गेट से चोया के बाद चाय निकल कर आती है। अभी सभी हंटर्स की नजर चाय पर थी क्योंकि वो सुंदर है। वैसे चाय असल में हंटर्स गिल्ड, मतलब जिस गिल्ड का लीडर चोया है उसकी सेकंड कमांडर है, और चाय कोरिया की 9th एस रैंक हंटर है। इसी वजह से कई सारे हंटर का उस पर क्रश है। खैर यहाँ पर बॉस ने बाकी सारे मॉन्स्टर, माइनर्स और कलेक्टर्स को अंदर भेज दिया था। वो अंदर आकर माइनिंग शुरू कर देते हैं। जिन्वू अभी यहाँ अपने काम में तो लग गया था, लेकिन साथ ही साथ अभी उसे उसी डंजन के बॉस की एनर्जी महसूस हो रही थी। जिन्वू महसूस करता है कि यहाँ जो बॉस है वो सीक्रेट डंजन की मेडिस और वल्कन से ज्यादा ताकतवर है। अब ना जाने क्यों जिन्वू को अंदर से फीलिंग आ रही थी कि उसे इस बॉस से फाइट करनी चाहिए, क्योंकि जिन्वू उसकी पावर को देखना चाहता है। लेकिन अभी वो यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि अभी आसपास बाकी सभी माइनर्स भी हैं। अभी वो उन्हीं के काम में मदद करने वाला है। इसी बीच जिन्वू उनकी बातें सुन रहा था। जिन्वू अकेले ही यहाँ ई रैंक वाला है क्योंकि बाकी सभी उससे थोड़ी ऊपर रैंक के हैं, इसलिए वो जिन्वू का मजाक उड़ा रहे थे। इतने में ही एक आदमी आकर जिन्वू से टकरा जाता है और जिन्वू को नीचा दिखाने लगता है, लेकिन जिन्वू बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखता है, जिसके बाद वो आदमी खुद ब खुद डर गया था और वापस अपने काम धंधे पर लग चुका था। इधर जिन्वू ने अपने कपड़े उतारते हुए काम करना शुरू कर दिया था, जिससे बाकी सभी लोग समझ चुके थे कि ये लड़का ई रैंक पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खैर जिन्वू ताकतवर है, इस चीज में उनका ही फायदा है क्योंकि काम जल्दी होगा। वैसे अब इसी तरह से काम करते करते दोपहर हो जाती है और लंच का समय हो जाता है, जिसके बाद सभी माइनर्स और कलेक्टर्स वहाँ उस डंजन से बाहर निकल गए थे लंच करने के लिए। यही देखकर वो तुरंत ही उस चैम्बर की तरफ भागता है जहाँ वो बॉस है। जिन्वू अभी भागते हुए सोच रहा था कि अगर जिन्वू ने उस बॉस को हरा दिया तो ये डंजन बंद हो जाएगा, मतलब इस डंजन के अंदर के जो क्रिस्टल हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और इससे गिल्ड का नुकसान होगा। लेकिन जिन्वू को उस बॉस को हराना है, इसलिए जिन्वू को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। खैर अभी जब जिन्वू उस चैम्बर के सामने था तभी अचानक से उसे कोई आवाज लगाता है। ये और कोई नहीं बल्कि चाय थी। चाय यहाँ पर कब आई इस चीज के बारे में जिन्वू को भी नहीं पता चला, लेकिन चाय इस चीज के लिए फेमस है क्योंकि उसकी प्रेजेंस को कोई महसूस नहीं कर पाता। खैर चाय ने अभी अपने चेहरे पर एक रुमाल लगा रखा था। वो जिन्वू से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिन्वू तुरंत ही झूठ कह देता है कि वो रास्ता भूल गया था, इसलिए गलती से यहाँ आ गया। वैसे जिन्वू को लगा था कि शायद चाय गुस्सा करेगी क्योंकि एस रैंक हंटर थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन चाय ने गुस्सा नहीं किया, इसलिए जिन्वू भी चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। जिन्वू बहुत ही शांति से उसके पास से निकल जाता है, लेकिन चाय को कुछ अजीब महसूस होता है। वो जिन्वू को रोकती है। अभी ना जाने क्यों वो थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी, मतलब वो स्मेल करने की कोशिश करती है। असल में चाय को हर हंटर के अंदर से अजीब सी स्मेल आती है जो कि जिन्वू के अंदर से उसे नहीं आ रही, इसलिए वो थोड़ी सी हैरान थी। बाद में वो जिन्वू की आईडी कार्ड को देखती है और उसे पता चलता है कि जिन्वू ई रैंक हंटर है। वो जिन्वू से कहती है कि आगे से वो ख्याल रखेगी कि इस तरह से आने से उनकी पूरी टीम खतरे में पड़ सकती है। जिन्वू इस पर हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में जिन्वू के साथी माइनर्स जो जिन्वू को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे क्योंकि जिन्वू चाय के इतने करीब आ पाया, और वो लोग बस इतना अभी तक सोच ही पाते हैं। वो बताते हैं कि चाय का काम है इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, इसी वजह से लंच के समय वो हमेशा अंदर डंजन में ही घूमती है, जिससे कि अगर कोई माइनर गलती से बॉस की चैम्बर की तरफ चला जाए तो वो उसे रोक सके। वैसे बस चाय की एक ही बात अजीब है कि वो हमेशा अपने चेहरे पर एक कपड़ा रखती है जिससे कि उसे बाकी हंटर की स्मेल आए, लेकिन जिन्वू के केस में ऐसा नहीं था। जिन्वू मन में सोचता है कि यही सेम चीज उसने रेड गेट इंसिडेंट के दौरान महसूस की थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात बरूका से हुई थी, जिसे अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि वो जिन्वू से फाइट करे या जिन्वू को खत्म करे। उसने जिन्वू को जाने तक का कह दिया था। जिन्वू सोच रहा था कि ये चीज उसके सिस्टम के कारण हो रही है, लेकिन जिन्वू को अभी तक इन मिस्ट्रीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर बाद में ये लोग काम पर लग चुके थे और फिर शाम होते होते इनका काम पूरा हो गया था, जिसके बाद इनके बॉस ने इन्हें पेमेंट कर दी थी। अभी जब
बॉस जिन्वू को पेमेंट दे रहा था तो वो जिन्वू के काम से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि जिन्वू ने बहुत अच्छे से काम किया और देखा जाए तो उसने बाकी माइनर से ज्यादा काम किया है। इसी वजह से बॉस जिन्वू को अपने टीम में एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहता है, लेकिन जिन्वू मना कर देता है और बताता है कि आज वो फ्री था इसलिए यहाँ पर आ पाया। खैर बॉस को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बॉस कहता है कि ठीक है, पर क्या तुम कल फिर से आ सकते हो? वैसे तो जिन्वू मना करने वाला था, लेकिन बॉस बताता है कि कल उन्हें 2 रेड संभालनी है। ये एक डबल रेड होगी जिसमें पहली रेड एक ए रैंक रेड है और दूसरी है सी रैंक। अभी उस बॉस का बिहेवियर भी अच्छा है और साथ ही वो आदमी भी अच्छा लग रहा है, इसी वजह से जिन्वू हाँ कर देता है। और वैसे भी 2 रेड पूरी करने के बाद जिन्वू को थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और उसे पैसे की जरूरत भी है। खैर इस चीज पर खुश होते हुए बॉस जिन्वू से कहता है कि वो इस चीज के लिए जिन्वू को डबल पेमेंट देगा। बाद में इसके बाद जिन्वू घर लौट आया था, लेकिन अभी के लिए सीन चाहे पर आता है। वो अभी अपने घर पर आ चुकी थी, लेकिन वो जिन्वू के बारे में नहीं भूल पाई। वो अभी जिन्वू के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ है कि किसी हंटर से मिलने के बाद उसे थोड़ी अलग फीलिंग आई हो। वो जिन्वू के बारे में और ज्यादा जानना चाहती है, इसलिए वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है। लेकिन जिन्वू की इन्फॉर्मेशन लॉक्ड है, मतलब कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन को इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता। लेकिन यहाँ उसे ये चीज जरूर पता चलती है कि उसके गिल्ड का लीडर, मतलब हंटर गिल्ड का लीडर चोई भी जिन्वू की इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है। इससे वो और ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि आखिर जिन्वू कौन है। खैर यही सोचते हुए वो रात भर नहीं सो पाई। दूसरी तरफ वहाँ जिन्वू ने सो लिया था, इसलिए वो सुबह अपने काम धंधे पर पहुंच गया। वहाँ सभी लोग उसे देखकर खुश थे, क्योंकि जिन्वू उनके लिए अच्छा साबित हुआ है। असल में जिन्वू उन सबसे ज्यादा काम करता है, इसलिए वो खुश है। जिन्वू भी अभी उसकी स्माइल देखकर अपनी पूरी टीम को याद कर रहा था। वो यही टीम थी जो कि उसके साथ डबल डंजन रेड में शामिल थी। वो भी जिन्वू के साथ हमेशा इसी तरह से बिहेव करते थे। जिन्वू भी इनकी स्माइल देखकर फैसला करता है कि वो आज और ज्यादा काम करेगा, जिससे इन्हें उतना काम करना ना पड़े। जिन्वू वैसे भी अपनी फिजिकल हेल्थ को और ज्यादा अच्छा करना चाहता है, इसी वजह से उसे काम करना पसंद है। काम शुरू होता है और जिन्वू किसी भी नॉर्मल माइनर से कई गुना ज्यादा काम कर फिर से बॉस को इम्प्रेस कर देता है। बॉस जिन्वू को अपनी टीम में परमानेंटली लेना चाहता है, इसी वजह से वो जिन्वू को 5 गुना ज्यादा सैलरी देने का ऑफर दे रहा था। पर जिन्वू अभी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए डंजन में जाकर बॉस से लड़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे माइनिंग में इंटरेस्ट नहीं है, अभी वो फ्री है इसलिए ये काम कर रहा है। खैर इतने में ही वहाँ पर एक हंटर की एंट्री होती है। ये हंटर सेकेंडरी टीम का कैप्टन है, जो कि अपने साथ एक और मेंबर लेके जाना चाहता है डंजन के अंदर मॉन्स्टर क्लियर करने के लिए। असल में जिस तरह से हमने पिछले दिन चोए को देखा अटैक टीम का लीडर बनकर अंदर जाकर मॉन्स्टर खत्म करते हुए, सेम ऐसे ही यहाँ पर है। लेकिन ये सेकेंडरी टीम है, मतलब एक टीम ऑलरेडी अंदर जाकर मॉन्स्टर खत्म कर चुकी है। ये सेकेंडरी टीम के लिए अभी सिलेक्शन हो रही है, जिसके लिए ऑलरेडी कई सारे मेंबर्स हैं। इन्हें बस एक और मेंबर की जरूरत थी। यहाँ वो जो कैप्टन था वो बात कर रहा था कि वो अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन बॉस कहता है कि ये बस पैसे की बात नहीं है, ये काम बहुत ही रिस्की है, इसलिए वो किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं भेज सकता और बाकी कोई भी खुद ब खुद अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता। लेकिन इतने में ही जिन्वू अपना हाथ खड़ा कर देता है, जो देखकर बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अभी उन्हें भी जिन्वू की चिंता थी, इसलिए वो जिन्वू को समझा रहे थे कि पैसे के लिए इस तरह के मिशन को एक्सेप्ट करना ठीक नहीं है। लेकिन जिन्वू खुद की पावर के बारे में जानता है, इसलिए उसने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे वहाँ से अंदर जाते वक्त जिन्वू को महसूस हो रहा था कि सेम ऐसी एनर्जी उसे रेड गेट इंसिडेंट के दौरान महसूस हुई थी, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन फिर भी ये एनर्जी कल के डंजन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कल के डंजन में उसने जिस बॉस की एनर्जी को महसूस किया ये एनर्जी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। साथ ही जिन्वू यहाँ पर उस पहले वाली टीम को भी देखता है और दूसरी तरफ और दूसरी टीम को भी देखता है। पहली टीम ने सारे पावरफुल मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, इसलिए उतनी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और ये चीज अभी इस सेकेंडरी टीम की एक लेडी जिन्वू को समझा रही थी, ये कहते हुए कि जिन्वू को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, अंदर इतने भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर नहीं मिलेंगे और जो होंगे उन्हें ये लोग संभाल लेंगे। जिन्वू अभी इस गिल्ड से थोड़ा सा इम्प्रेस भी है, क्योंकि सेकेंडरी टीम में भी इन्होंने इतने अच्छे खासे हंटर्स को ऐड किया। इतने अच्छे हंटर से उसका मतलब यहाँ पर ये था कि इस सेकेंडरी टीम में टोटल 6 ए रैंक हंटर है और 3 बी रैंक, मतलब उन्होंने जो पावरफुल हंटर्स को ऐड किया है वो सेकेंडरी टीम में है। ये चीज सच में तारीफ के काबिल है। वैसे वो लेडी जिन्वू को ये भी बताती है कि उनका जो कैप्टन है, मतलब वही लड़का जो कि जिन्वू को यहाँ लेकर आया, उसका नाम कियून है और वो हंटर गिल्ड में भले ही टॉप की पोजीशन पर ना हो, लेकिन फिर भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के बाद सबसे पावरफुल माना जाता है। असल में कियून ए रैंक हंटर है और वो हंटर गिल्ड की स्ट्राइक टीम बी रैंक का है, मतलब जो स्ट्राइक टीम ए है उसमें चोया और चा है और सेम वैसे ही जो स्ट्राइक टीम बी है उसका कैप्टन है कियून। वो लेडी अभी जिन्वू से यही कह रही थी कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपने कैप्टन पर भरोसा कर सकता है। खैर इतने में ही अचानक जिन्वू को एक एनर्जी महसूस होती है और वहाँ बाकी सभी लोग तुरंत ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौरान कियून ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन पूरी टीम ऑलरेडी तैयार हो गई। इस चीज से जिन्वू इम्प्रेस था। खैर इतने में ही अचानक से एक वुल्फ का ग्रुप आकर उन पर हमला करता है।
है जिनसे ये लोग लड़ने लग जाते हैं। जिन्वू अभी दूर खड़ा हुआ था क्योंकि जिन्वू का काम लड़ने का नहीं है। वहाँ उन सभी लोगों ने बहुत ही आसानी से उस वुल्फ के ग्रुप को हरा दिया था, लेकिन वो हैरान थे क्योंकि इस तरह के वुल्फ ए रैंक के डेंजन में नहीं रहते। ये वुल्फ सी रैंक के मॉन्स्टर हैं जो कि ए रैंक के डेंजन के एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए ये लोग हैरान हैं। लेकिन तभी जिन्वू की नजर उन वुल्फ की गर्दन पर पड़ती है जहाँ एक कॉलर थी। जिन्वू उनसे कहता है कि जरूर यहाँ कुछ दूसरे पावरफुल मॉन्स्टर हैं जो कि इन वुल्फ को एज अ पेट कंट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने ही शायद इन्हें हम पर हमला करने के लिए भेजा है। ये चीज बिल्कुल सही थी और इसे साबित करने में ज्यादा समय भी नहीं लगा क्योंकि तभी वहाँ एक और का सबसे बड़ा ग्रुप आ गया जो कि बहुत ही बड़े और खतरनाक थे। उनमें से ही एक और का अपना स्पीयर सीधा कीहुन की तरफ फेंकता है जो कि सीधा जाकर कीहुन की शील्ड से टकराता है और कीहुन भी अभी उनकी स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही हैरान था। वैसे अभी सिचुएशन को संभालने के लिए उनकी टीम का टैंक आगे आकर उन और को अपनी तरफ फोकस करवाता है, लेकिन इन और के पास सोचने की पावर है, इस वजह से वो इस तरह की चाल में नहीं फंस सकते। उनमें से कुछ तो अभी उस टैंक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ जंप करते हुए पीछे बाकी मेंबर्स पर हमला करने लगे, जिस वजह से अभी उन्हें भी लड़ना शुरू करना पड़ा। यह मैजिशियन अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन और की बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी और हार्ड है कि इस तरह के मैजिक का उन पर कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा। वही उनकी टीम की विच अपनी मैजिकल पावर से उन और को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उन और की स्ट्रेंथ के आगे उसकी ये पावर काम नहीं आती। इनकी टीम में एक मैजिशियन और है जो कि समनिंग मैजिक जानता है, इस वजह से वो अपनी एनर्जी से कुछ फायर मैजिक को समन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक वक्त पर सिर्फ 2 मैजिक को समन कर पाता है जो कि ज्यादा काम नहीं आए। दूसरी तरफ हम वहाँ फायर टीम मेंबर्स को भी देखते हैं जो कि स्ट्रेंथ के दम पर लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चीज काम भी नहीं आ रही थी। अभी ये सिचुएशन देखते हुए कीहुन सभी से कहता है कि हमें 3 टीम्स में डिवाइड करनी होगी क्योंकि ये ऑर्क बहुत ज्यादा खतरनाक है। कीहुन जानता है कि ए रैंक की टीम आराम से सरवाइव कर सकती है, लेकिन बी रैंक की नहीं क्योंकि वो कमजोर है। इस वजह से वो टीम बना रहे हैं जिससे बी रैंक की टीम को सरवाइव करने में थोड़ी सी आसानी हो, लेकिन अभी उन ऑर्क से लड़ पाना मुश्किल है। वो ऑर्क ज्यादा है, इस वजह से एक टीम को एक से ज्यादा ऑर्क से फाइट करनी पड़ रही थी। खैर अचानक ही एक ऑर्क बी रैंक हंटर का हाथ बीच से काट देता है, इस वजह से वो हंटर वहीं गिर चुका था। वो ऑर्क उसे खत्म करने वाला था, लेकिन इतने में ही वो ए रैंक वाली विच आगे आकर उस ऑर्क को संभालने लगती है, पर ये चीज उसके लिए इतनी आसान नहीं है। इस तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जिन्वू से कहा था कि वो चिंता ना करे। वो लेडी असल में एक हीलर है, वो अपना काम कर रही है। वो यहाँ उस लड़की के पास आती है जिसके हाथ को वो अभी अभी उस ऑर्क ने काट दिया। वो उसे हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने में ही वही ऑर्क वहाँ पीछे से आकर उस पर हमला करने लगता है। वो इन्हें खत्म कर देता है, लेकिन अचानक ही किसी तरह की इनविजिबल मैजिक फोर्स से उस ऑर्क को वहीं पीछे रुकना पड़ता है। ये चीज इन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन उस चीज को समझने का अभी इनके पास टाइम नहीं है क्योंकि इन्हें बाकी ऑर्क को संभालना था। खैर लड़ते वक्त ये लोग नोटिस करते हैं कि उन सभी ऑर्क की स्पीड थोड़ी कम हो चुकी है। ये बात समझ पाना थोड़ा आसान था कि किसी तरह का फोर्स उनकी मदद कर रहा है, लेकिन वो फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो क्या है ये चीज नहीं पता। वैसे ये और कोई नहीं बल्कि जिन्वू है जो कि भले ही यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो इन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता क्योंकि उसे भी ये लोग अच्छे लगे, इसलिए वो उनकी मदद कर रहा है। वो भी अपनी स्पीड की मदद से बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था, इसी वजह से वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। खैर यहाँ सभी की मदद करने के बाद जब फाइनली वो सारे ऑर्क मारे जाते हैं तो जिन्वू अपनी जगह पर जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसे नॉर्मल खड़ा हुआ देखते हैं, इसलिए किसी को भी उस पर डाउट नहीं था। अभी कीहुन को लग रहा था कि शायद ये काम उस फाइटर मैजिशियन का है, लेकिन वो बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो तो नॉर्मल लड़ने में बिजी थी। वैसे वही वो विच भी थी जो कि समझ चुकी थी कि ये काम जिन्वू का है। शायद उसने किसी तरह से जिन्वू की एनर्जी को महसूस कर लिया या फिर इसका कारण कुछ और भी होगा, लेकिन वो सोच रहे थे कि जिन्वू खुद इस बात को किसी के सामने नहीं लाना चाहता, इस वजह से वो इतना तेजी से मूव कर रहा था। इसलिए वो जिन्वू की सोच की रिस्पेक्ट करते हुए ये बात किसी को भी नहीं बताती। वैसे अभी सभी लोगों को लग रहा था कि शायद कीहुन आगे बढ़ने का कहेगा, लेकिन सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि कीहुन कहता है कि हमें वापस लौटना चाहिए। कीहुन एक अच्छा लीडर, इसलिए वो जानता है कि किस तरह से डेंजर में और आगे बढ़कर ये लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। पहले ही एक टीम मेंबर को बहुत ज्यादा सीरियस चोट लगी है, इसलिए इस समय वापस लौट जाना ही सही होगा और बाद में दूसरी टीम के साथ ये लोग फिर से आ सकते हैं। यही सोचकर ये लोग लौट चुके थे, लेकिन जिस पोर्टल से ये आए थे वो पोर्टल एक बैरियर के थ्रू लॉक हो चुका है, मतलब अभी लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। यहाँ पर सब कुछ सेम
रेड गेट इंसिडेंट जैसा ही हो रहा था। बस एक चीज डिफरेंट और पॉजिटिव है कि इस बैरियर को तोड़ा जा सकता है। मतलब यहाँ जो पोर्टल है इसे वापस से पहले की तरह एक्टिवेट किया जा सकता है। ये चीज वही विच कह रही थी। वो बोलती है कि वो ऐसा कर लेगी, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा सा समय चाहिए। खैर अचानक ही इन सभी को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी या यूं कह लो कि एक एनर्जी का फोर्स महसूस होता है, जो कि बी रैंक हंटर्स को भी महसूस हो रहा था। जिन्हों इस चीज से हैरान था क्योंकि जो पावरफुल फोर्स होते हैं उन्हें सिर्फ पावरफुल हंटर ही महसूस कर पाते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इस वजह से इसे बी रैंक के हंटर तक महसूस कर पा रहे हैं। खैर इस फोर्स को महसूस करने के बाद तुरंत ही वहाँ वो उस बिच और बाकी सारे उसके साथियों ने उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। उन्हें इस चीज में समय लगने वाला था, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उन सभी के मुंह से खून निकलने लगता है। ऐसा भी पीछे खड़े हुए कुछ दूसरे साथियों के साथ भी हो रहा था। मतलब वो जो एनर्जी प्रेशर है वो कुछ सच में ज्यादा ही है, लेकिन अचानक वो एनर्जी प्रेशर रुक गया। ये लोग इस चीज से हैरान थे, लेकिन जब ये पलटते हैं तो इन्हें पीछे वहाँ से पहले की तरह जैसे दिखने वाला टोटल 50 ऑर्क दिखाई देते हैं। इन सभी ऑर्क की बॉडी पर आर्मर था। इसका मतलब ये लोग इनसे नॉर्मली लड़ कर तो नहीं जीत सकते। मतलब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है कि वो एक अच्छे लीडर की तरह यहाँ सबसे पहले आगे बढ़ता है, जिससे कि वो इन ऑर्क के लीडर से बात कर सके। वहाँ जो इनका लीडर था वो आगे आते हुए अपनी पावर का नमूना दिखाता है। मतलब वो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो सच में ताकतवर है। वैसे अभी वो अपनी डेमोनिक लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था, जो चीज किसी को भी समझ में नहीं आती, लेकिन उसके जो साथी थे वो वही सेम वर्ड रिपीट करने लगते हैं जो कि अभी अभी उसने कहा। अचानक ही वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि उसका नाम कारगिल है और वो उनका लीडर है। अभी की उससे पूछना चाहता था कि क्या इस गुफा में कोई कारगिल से ज्यादा ताकतवर है। जो बात सुनने के बाद कारगिल जोर जोर से हंसने लगता है, जिसका साफ मतलब ये है कि यहाँ कारगिल से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मतलब ये लोग चाहकर भी कारगिल को नहीं हरा सकते। वैसे क्वीन उससे कहता है कि इस पोर्टल पर जो बैरियर लगा है क्या वो उसी ने लगाया है, तो कारगिल इस बात पर भी हाँ करता है। वैसे कारगिल थोड़ा सोचने के बाद इन्हें दो ऑप्शन देता है। वो कहता है कि क्या तुम सभी लोग यहीं पर मरो या फिर मेरे साथ चलकर मरोगे। अभी क्वीन समझ गया था कि बातों से भले ये दो ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मरना। इस वजह से वो उनके साथ जाने का फैसला करता है। वो सिर्फ क्वीन को साथ नहीं ले जा रहे बल्कि वो सभी को साथ ले जा रहे हैं। अभी ये बात कर कारगिल वहाँ से चला गया था और साथ ही उसके साथ ही इधर क्वीन को तुरंत ही जिन्वू को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम सभी कारगिल पर हमला कर देंगे। वो जिन्वू को ये बात इसलिए बता रहा था क्योंकि वो जिन्वू को अपने साथ लेकर नहीं जा रहा। जिन्वू को यहीं इस पोर्टल के पास रुकना है। जब वो लोग कारगिल पर हमला करेंगे तो ये चीज तो पक्की नहीं है कि वो कारगिल को हरा पाएंगे, लेकिन उनसे लड़ते वक्त शायद कारगिल अपनी पावर से इस बैरियर को कंटिन्यू न रख पाए। इसका मतलब कुछ देर के लिए शायद ये पोर्टल ओपन हो सकता है, इसलिए जिन्वू को शायद मौका मिल जाएगा यहाँ से निकलने का। वो बस जिन्वू को समझा रहा था कि जैसे वो बैरियर हट जाता है तो जिन्वू को इस पोर्टल से वापस लौटना है और फर्स्ट टीम को बताना है कि अंदर क्या हुआ। इतना कहते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ गया। बाद में वो जो लेडी है जो कि जिन्वू को कह रही थी कि चिंता मत करना, मतलब वही हीलर वो जिन्वू के पास आकर उसे एक डायरी देने लगती है जिसमें उसकी वसीयत के बारे में लिखा हुआ था। वो जिन्वू से कहती है कि यहाँ क्या होने वाला है ये उसे नहीं पता, लेकिन अगर जिन्वू इस जगह से निकल जाता है तो ये डायरी वो जाकर उसकी फैमिली को दे दे। वो बताती है कि हंटर हमेशा इस तरह के मूवमेंट के लिए तैयार रहता है। इस वजह से उसने ऑलरेडी अपनी वसीयत बना रखी थी, बस वो कभी इसे अपनी फैमिली को नहीं दे पाई। उसे नहीं लगता कि आज वो लोग यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए अच्छा यही है कि वो जिन्वू को इस डायरी के साथ यहाँ से निकलने में मदद करे। यहाँ बाकी सभी अपनी अपनी डायरी जिसमें उनकी वसीयत है वो जिन्वू को देने लगे थे। मतलब वो सभी इस तरह की चीजों के लिए तैयार है ऑलरेडी। खैर जिन्वू को ये चीज सेम उसी डबल डेंजन की तरह लग रही थी, बस यहाँ फर्क इतना है कि उस टाइम पर उसके कुछ दोस्त खुद जान बचाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ये सभी अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं जिससे कि जिन्वू यहाँ सेफली बाहर निकल सके। वैसे तभी सीन चेंज होकर इसे डेंजन के बाहर आता है, जहाँ चाहे आकर बॉस से पूछ रही थी कि आखिर जिन्वू कहाँ पर है। तो बॉस बताता है कि जिन्वू सेकेंडरी टीम के साथ अंदर एज अ कैरियर गया है। कैरियर मतलब होता है टीम जो कि अपने साथ फाइटिंग का सामान लेकर जाता है या किसी भी तरह का दूसरा खाने पीने का सामान, वो सामान कैरियर करके अपने साथ ले जाता है। इस वजह से उन्हें एक आदमी की जरूरत थी और जिन्वू ने उस जॉब को चुना। वैसे अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ जिन्वू पर आता है जो कि अभी उस ग्रुप के साथ उस जगह पहुंच चुका था जहाँ उन ऑर्क ने बुलाया है। ये जगह पूरी तरह के एक सिविलाइजेशन की तरह लग रही थी। सामने एक थ्रोन था जहाँ उन सभी ऑर्क का बॉस बैठा हुआ था। वो इन सभी को वेलकम करता है कीड़े मकोड़े बोलकर। वैसे जिन्वू यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि अगर जिन्वू पीछे रुक जाता तो ये लोग इजीली समझ जाते कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और वो मेरी ही गलती थी कि मैंने कहा कि उस जिन्वू को वहीं रुकना चाहिए। असल में वो जिन्वू को बचाना जरूर चाहते हैं, लेकिन जिन्वू को अगर वहीं रुकवा देते तो ये लोग बेवजह डायरेक्टली मारे जाते। अभी इन्होंने प्लान बनाया कि वो तब हमला करेंगे जब किंग मतलब उस बॉस को इस चीज की बिल्कुल भी भनक नहीं हो, और इसी समय जिन्वू को यहाँ से निकलना है और बाहर भागना है। वैसे वहाँ बाहर चाहे अभी मन में यही सोच रही थी कि पिछले दिन भी उसने
अपने जिन्हू को उसे डेंजन के बॉस चैम्बर के पास जाते हुए देखा था। इसका मतलब तब सच में वो जानबूझकर वहाँ गया था, वो रास्ता नहीं भूला था। अभी भी वो यही चीज समझ चुकी है। वो सोच रही थी कि उसे भी अंदर जाना चाहिए। खैर अंदर पावरफुल मॉन्स्टर हो सकते हैं, इसलिए उसे एक वेपन की जरूरत थी। वो उस बॉस से पूछती है कि क्या उनके पास कोई वेपन है। इन लोगों के पास वेपन वगैरह नहीं रहते, लेकिन माइनिंग के लिए जो कुल्हाड़ी वगैरह यूज की जाती है इनके पास वो जरूर पड़ी हुई थी। उनके पास एक पिकैक्स है जो कि वो बॉस चाय को दे देता है। चाय पूछती है कि क्या आप लोगों के पास इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं। वैसे चाय अकेले अंदर जाने वाली है, इसलिए बॉस कह रहा था कि क्या उसे बैकअप चाहिए, और चाय एक एस रैंक हंटर है, इसलिए वो किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। वैसे ये जो पोर्टल है ये बाहर से अनलॉक है, मतलब बाहर से कोई भी अभी अंदर जा सकता है, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब चाहे अंदर जा पाएगी, लेकिन अंदर जाने के बाद वो भी वहाँ से निकल सकती है। खैर इसके बाद सीन सीधा चेंज होकर वापस जिन्हू के पास आ चुका था। अभी जिन्हू और वो पूरा ग्रुप करीबन 100-200 और के बीच थे, वो गिरे हुए थे, और यहाँ पर जिन्हू के साथ वाले जितने भी हंटर्स थे वो सभी डरे हुए थे। वो सभी सोच रहे थे कि अगर ये ऑर्क यहाँ से निकलकर सिटी में चले जाते हैं तो इन्हें बस 5 मिनट लगेंगे सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने बड़े डेंजर में फंस चुके हैं। अभी इन्हें किसी तरह से उस बॉस को हराना था। खैर वो हाँ बॉस अपने चेहरे पर से अपना मास्क उतारता है, जिसे देखकर इन लोगों के अंदर और ज्यादा डर बढ़ चुका था। खैर ये चीज क्लियर थी कि बॉस और वो ऑर्क बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब वो पहले ही चाहते तो बहुत ही आराम से इन्हें खत्म कर सकते थे, लेकिन जरूर इसके पीछे कुछ कारण है। या क्वीन हिम्मत कर उस बॉस से पूछ ही लेता है कि आखिर उन्होंने इन लोगों को जिंदा क्यों छोड़ा, मतलब ये तो तभी उन्हें खत्म कर सकते थे। इस पर बॉस हंसते हुए जवाब देता है कि एंजॉयमेंट के लिए। वो चाहता तो उन्हें एक ही बार में मार देता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहता है कि ये सब एक एक कर उसे एंटरटेन करे। हालांकि जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसकी नजर वहाँ जिन्हू पर पड़ती है। बाकी सभी अभी डरे हुए थे, लेकिन जिन्हू के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, वो नॉर्मल वहाँ खड़ा हुआ है। खैर इस तरफ अभी उस बॉस की बात सुनकर किहुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में आगे बढ़ने लगता है और अपने साथियों से हमला करने का कहता है, क्योंकि इसके बाद इन्हें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथी इतने ज्यादा डरे हुए थे कि ऑर्डर मिलने के बाद भी वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पाए। ये देख कर किहुन शॉक था। अभी उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो खुद ही हमला करने का फैसला करता है। वो अभी बॉस पर हमला कर रहा था। उसने सोचा कि शायद वो उसे हमला कर खत्म कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस बॉस ने अपनी पावर से एक आइस स्टोन समन किया। ये पत्थर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इसकी मदद से उसने किहुन को बहुत ही इजीली रोक कर नीचे गिरा दिया, और बाद में ग्रेविटी मैजिक के थ्रू वो उसे हवा में उठाते हुए बार बार जमीन पर फेंकने लगा। यहाँ किहुन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो बॉस उसे खत्म ही कर देने वाला था। लेकिन इतने में जिन्हू आगे बढ़कर कोहिन को बचा लेता है। वो उसे नीचे लिटाकर उससे कहता है कि ये डेंजर हंटर्स गिल्ड को बिलोंग करता है, लेकिन अगर किहुन चाहे तो वो उनकी मदद कर सकता है। जिन्हू बस परमिशन मांग रहा था, जो सुनकर किहुन भी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन सब की जान बचा ले। किहुन को जिन्हू की पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन किहुन के पास और कोई चारा नहीं है, उसे जिन्हू की पावर पर भरोसा करना ही होगा। खैर इतने में ही एक दूसरा ऑर्क वहाँ पीछे से इन पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन जिन्हू ने अपने हाथ पीछे करते हुए उसे अपनी मैजिकल पावर से ही पकड़कर सेम उसी तरह उठाकर पटका, जिस तरह से अभी बॉस किहुन को उठाकर पटक रहा था। वो ऑर्क वहीं पर मारा जाता है। खैर अभी जिन्हू की पावर से वो बॉस तो बहुत ही हैरान था, लेकिन फिर भी जिन्हू इतने ही ऑर्क से लड़ पाएगा क्योंकि उसके पास कई 100 ऑर्क की आर्मी है। जब वो बात जिन्हू से कहता है तो जिन्हू भी खड़े होते हुए बोलता है कि ये उसकी गलतफहमी है कि उसने जिन्हू को कमजोर समझ लिया। इतना बोलते हुए जिन्हू ने अपनी आर्मी को बाहर निकाल लिया था। वैसे तभी सीन चेंज होकर वहाँ उस पोर्टल के बाहर आता है जहाँ वोजिन पहुंच चुका है। वोजिन अभी इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि जिन्हू 2 दिन से एक माइनर रेड में शामिल है, जो चीज नॉर्मल नहीं है। जिन्हू अभी अभी एस रैंक पर पहुंच चुका है, तो आखिर वो इस तरह के मिशन क्यों ही लेगा, ये चीज देखने के लिए वोजिन यहाँ आया था। खैर जब वो यहाँ के बॉस और बाकी सारे वर्कर्स जिन्हू के बारे में पूछते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर वो आदमी भी था जो कि अभी पिछले दिन जिन्हू को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से में वोजिन के पास आता है और कहने लगता है कि मुझे पहले से ही लगा था कि उस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। जब कल मैंने उससे बात की तो वो मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। मैं तभी समझ गया था कि वो सही लड़का नहीं है, जरूर उसने किसी को मारा है। इतना बोलकर वो वोजिन से पूछने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों आया और वोजिन और वो जिन्हू के बारे में क्यों पूछ रहा है, जिस पर वोजिन कहता है कि ये चीज कल वो हेडलाइन में समझ जाएंगे। इसका शायद मतलब यही है कि जिन्हू एस रैंक का हंटर है। ये चीज ऑफिशियली रिलीज होने वाली है। खैर अभी के लिए वो ये सोच रहा था कि आखिर जिन्हू इस रेड में एज अ पीकॉक बनकर अंदर क्यों गया। इतने में अचानक वहाँ एक एनर्जी एक्सप्लोजन होता है और उन लोगों का ध्यान उस एनर्जी एक्सप्लोजन पर जाता है। तभी सीन चेंज हो चुका था और हम वापस उस पोर्टल के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ चाहे को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए उन ऑर्क की बॉडी के पास आ चुकी थी जिन्हें जिन्हू ने खत्म किया था। यहाँ पर अभी वो यही सोच रहे थे कि ऑर्क सच में ताकतवर है। आखिर एक ए रैंक की टीम और कुछ बी रैंक के हंटर्स इतने पावरफुल ऑर्क को कैसे मार सकते हैं। खैर उसे अभी उस बॉस की एनर्जी महसूस हो रही थी जिससे जिन्हू
का सामना चल रहा है। अभी वो यही सोच रहे थे कि अगर ये एनर्जी सच में किसी दुश्मन की है तो वो लोग जिंदा बचकर नहीं लौट पाएंगे। इतना सोचते हुए वो सीधा उसी डायरेक्शन में बढ़ गई थी जिस डायरेक्शन में जिन्वू और उसके ग्रुप गया है। क्या सीन चेंज होकर यहाँ जिन्वू पर आता है। यहाँ अभी वो बॉस हंसते हुए कह रहा था कि तुम कितने भी लोग और बुला लो, तुम हमें नहीं हरा सकते। जिन्वू कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है और इसके बाद वो अपनी पूरी आर्मी की 50% पावर को बढ़ा देता है। ये जो स्पेल अभी अभी उसने यूज किया ये एक स्किल है जो कि डीमन कासल में 17th फ्लोर के पहुंचने के कारण जिन्वू को मिली है। वैसे भी जिन्वू की पावर देखकर वो सारे ए रैंक और बी रैंक वाले हंटर्स बहुत ही ज्यादा हैरान थे। हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि उनके बीच कुछ म्यूजिशियंस भी हैं जो कि समनिंग मैजिक जानते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा लेवल पर होने के बाद भी एक टाइम पर सिर्फ 2 इस तरह के क्रिएचर समन कर सकते हैं या फिर यूं कह लो कि क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जिन्वू ने एक बहुत ही बड़ी आर्मी क्रिएट कर दी थी और अभी तो इनका शौक होना शुरू हुआ है क्योंकि जिन्वू ने अभी फाइट करना शुरू की ही नहीं। खैर वहाँ से सामने से वो बॉस अपने बाकी सारे और को हमला करने का ऑर्डर देता है जिसके बाद वो हमला करने लगे थे। यहाँ जिन्वू ने भी अपने साथियों को आगे भेज दिया था। इधर कई सारे और कुछ ही सेकंड में मारे जाते हैं क्योंकि जिन्वू की आर्मी बहुत ताकतवर है, खासकर इग्रिस, क्योंकि इग्रिस यहाँ पर हमला करते हुए कुछ ही सेकंड्स में 30 और को खत्म कर चुका था। वैसे जिन्वू उससे पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए उसने भी पूरी रफ्तार से उन और को खत्म करना शुरू कर दिया था। और की गिनती बहुत स्पीड से कम होती जा रही थी। अभी जिन्वू को लड़ते हुए देख वहाँ वो ए रैंक हंटर्स आपस में बात कर रहे थे कि जिन्वू की पावर सेम चाय की तरह है, लेकिन आखिर वो अभी तक अपनी पावर को छुपा क्यों रहा था। खैर कुछ भी हो, अब लगता है कि इनकी जान बच जाएगी। वैसे जिन्वू की आर्मी में इग्रिस, टैंक और आयरन को छोड़कर बाकी सारे अनडेड्स हैं, वो बी रैंक हंटर्स की तरह हैं। इसका मतलब वो सिंगल हैंडली ऑर्क से फाइट नहीं कर सकते, इसलिए जिन्वू को जितना हो सके उतना ज्यादा तेजी से इन ऑर्क को खत्म करना होगा क्योंकि जैसे जैसे उनके अनडेड खत्म होते हैं उनकी एनर्जी भी उसी हिसाब से खत्म होती जाती है। वैसे यही सेम चीज वहाँ ऑर्क किंग भी समझ चुका था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर से वहाँ एक धमाका करता है। ये ड्रैगन फायर थी जिसके कारण जिन्वू के वो सारे अनडेड मारे जा चुके थे। खैर जिन्वू तुरंत ही उन्हें फिर से समन कर लेता है और कहता है कि तुम इन्हें तब तक नहीं मार सकते जब तक मेरी एनर्जी खत्म ना हो जाए। लेकिन इतना सुनते हुए वो ऑर्क किंग और ज्यादा हमला करने लगता है। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं भी तब तक हमला करूंगा जब तक तुम्हारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। अभी उसके हमले से जिन्वू बच रहा था और सेम वैसे ही वहाँ ए रैंक हंटर और बी रैंक हंटर भाग रहे थे क्योंकि यहाँ जिन्वू और उस ऑर्क किंग की फाइट के दौरान जो एनर्जी फैल रही थी ये उन्हें अफेक्ट कर रही है, इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि कम से कम वो अपनी जान तो बचा ही ले। इधर उस पोर्टल के बाहर अभी वो जिन उस पोर्टल की पावर लेवल को मेजर करने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसे पता चलता है कि ये पोर्टल सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल है, मतलब अंदर बहुत ही खतरनाक कोई चीज है जिसके लिए इन्हें रेनफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो तुरंत ही ऑर्डर देता है और कहता है कि रेनफोर्समेंट को बुलाया जाए। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ और किंग पर आ गया था जो कि अभी हंस रहा था क्योंकि उसके हमले की वजह से जिन्वू की वो आर्मी बार बार डिस्ट्रॉय होते जा रही थी और जिन्वू को फिर से उन्हें समन करना पड़ रहा था। और किंग को लग रहा था कि ये चीज बहुत आसान है, मतलब वो जिन्वू की अनडेड्स को खत्म करेगा और जिन्वू इन्हें रीसमन करेगा और जिन्वू की एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिन्वू के चेहरे पर भी स्माइल थी क्योंकि और किंग अभी जिन्वू के बारे में अच्छी तरह से जानता नहीं है। जिन्वू तुरंत ही अपने पास से एक बोतल निकालता है जिसके अंदर माना पोशन था। जिन्वू उस माना पोशन को पीकर अपने सारी खर्च की हुई एनर्जी को रिकवर करते हुए उन सभी और को समन कर लेता है जिससे उसकी आर्मी और उसने अभी अभी मिलकर मारा था। उन्हें समन करने के बाद जिन्वू उस और किंग से कहता है कि अगली बार तुम्हारी होगी। अभी और किंग भी ये चीज सुनकर हैरान था। वो जिन्वू से कहने वाला था कि क्या तुम वही हो। इसके बाद वो शैडो मोनार्च वर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन अचानक ही उसका चेहरा ग्लिच हुआ और वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। ये चीज बहुत ही मिस्टीरियस है, मतलब इसके बारे में अभी हमें नहीं पता। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो सोलो लेवलिंग की मानवा पहले ही पढ़ चुके हैं। खैर ये शायद वक्त के साथ हमें पता चल जाएगी। अभी के लिए वो शैडो मोनार्च वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाया था, इसलिए इस बात को रोक कर वो अपने बाकी 4 मेन जनरल्स को आगे भेजता है जिन्वू से लड़ने के लिए। वैसे दूसरी तरफ वहाँ रेनफोर्समेंट्स की बात ये चोया तक पहुंच चुकी थी। उसे बस इस बात का पता लगता है तो उसका पहला रिएक्शन यही था कि किहुन अपनी टीम के साथ आराम से किसी भी नॉर्मल पोर्टल को संभाल सकता है, लेकिन अगर फिर भी खतरा ज्यादा बढ़ गया तो वो लोग उनके गिल्ड के बाकी पावरफुल हंटर्स को भी भेज देंगे। अभी वो उन हंटर्स की बात कर रहा था जो कि करंट में अवेलेबल है, साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो वो बाकी हंटर्स से हेल्प मांगने के लिए भी तैयार है। वैसे सीन वापस से यहाँ जिन्वू के पास आ चुका था जहाँ उस और किंग के 4 जनरल जिन्वू पर जब हमला कर रहे थे तो जिन्वू के 3 जनरल आगे आकर उन 4 को संभाल लेते हैं। यहाँ अभी आयरन ने एक और जनरल को संभाल लिया था, वो अटैक करते हुए उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। साथ ही वहाँ इग्रिस 2 जनरल से एक साथ लड़ रहा था और देखकर भी लग रहा था कि उसे इस चीज में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तीसरी तरफ वहाँ टैंक ने भी एक जनरल को बहुत ही इजीली खत्म कर दिया। अभी यही चीज देखते हुए जिन्वू उस और किंग से कहता है कि लगता है मेरे जनरल तुम्हारे जनरल से ज्यादा ताकतवर है। वैसे जिन्वू को यहाँ जीता हुआ देख बाकी वो ए रैंक और बी रैंक के हंटर्स भी डिसाइड कर रहे थे कि शायद उन्हें भी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, लेकिन अचानक ही और किंग अपने मैजिक
अचानक से इन्हें पैरालाइज कर देता है और कहता है कि साइड कैरेक्टर को बीच में आने की जरूरत नहीं। अभी वो खुद ही जिन्वू से लड़ने के लिए जाने वाला था। उसके पास जितनी भी मैजिकल कर्स है वो उनका इस्तेमाल जिन्वू पर करता है। अभी वो जिन्वू को पैरालाइज करना चाहता था, लेकिन उसके जो कर्स थे वो अचानक ही डिस्ट्रॉय हो गए। जिन्वू कहता है कि इस तरह के मामूली वीक कर्स मुझ पर काम नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ अच्छा यूजफुल करना चाहिए। इतने में ही वो और किंग अपना वही आइस स्टोन जिससे वो बहुत ही देर से खेल रहा है उसका इस्तेमाल कर जिन्वू पर उससे हमला करने लगता है। लेकिन जिन्वू अपने कुछ समन किए हुए अनडेड मैजिशियन के थ्रू उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर वहाँ उस और किंग पर एक बहुत ही खतरनाक हमला करवाता है, जिसके कारण और किंग के सामने एक बहुत ही तेज धमाका हुआ। इससे और किंग मरा तो नहीं था, लेकिन उसे बहुत ही तेज गुस्सा आया था। वैसे उसी दौरान वहाँ चाय की एंट्री होती है। वो भी अभी अपने सामने का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन्वू ने इतने सारे अनडेड्स को समन किया। वो उन ए और बी रैंक हंटर के पास पहुंचती है और उनसे पूछते कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे इधर उस और किंग को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही अपने 300 स्पेल को कंबाइन करते हुए हमला करना शुरू कर देता है। साथ ही यहाँ पर उसने 50 तरह के फायर स्पेल का यूज करते हुए भी अटैक करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर आग की बारिश हो रही थी। इससे जिन्वू की अनडेड के साथ साथ उसके खुद के ऑर्क्स भी मारे जा रहे थे, लेकिन उसे इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस किसी भी तरह से जिन्वू को खत्म करना है, क्योंकि जिन्वू ने आज उसकी बहुत डिसरिस्पेक्ट कर दी। वो जिन्वू से कहता है कि क्या तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है, लेकिन जिन्वू उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि जिन्वू तो वहाँ पहले ही हवा में आ चुका था। जिन्वू उस पर हमला करने वाला था। जिन्वू ने अपना डैगर निकाल लिया और सीधा जाकर उस और किंग की आंखों में दे मारा। ये चीज वैसे तो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड थी, लेकिन फिर भी जिन्वू और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी का साइज जितना बड़ा होगा तुम्हें हराना उतना ही ज्यादा आसान होगा। अब इसी चीज से उस और किंग को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतने में ही जिन्वू नीचे आकर फिर से उसकी तरफ 2 और हमले करते हैं। इससे जिन्वू ने उस और किंग की डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी और किंग पागल हो रहा था जिन्वू को हराने के लिए, लेकिन वो जिन्वू को हरा नहीं सकता। जिन्वू और उसकी पावर में बहुत ही बड़ा गैप है। इसके बाद जिन्वू ने कई सारे और हमले करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। अभी इस फाइट को देखने के लिए कुछ वीआईपी गेस्ट भी वहाँ पहुंच चुके थे। वीआईपी गेस्ट से मेरा मतलब है वो जिन और साथी उसके कुछ साथी, वो भी अभी इसी चीज को देखकर हैरान थे कि जिन्वू ने यह सब कुछ अपने आप अकेले संभाल लिया है। वैसे चाहे को जवाब उन ए रैंक और बी रैंक हंटर से नहीं मिले। वो उनके बारे में वो जिनसे पूछता है कि, लेकिन वो जिन्वू के पास भी इन बातों का कोई जवाब नहीं है। वो नहीं जानता कि जिन्वू की पावर का सोर्स क्या है। खैर वहाँ जिन्वू अपने कुछ चेन्स में उस और किंग को बांध चुका है, जिसके बाद वो उसे जमीन पर लाता है और आखिर में और किंग जो देखता है वो था उसके खुद के ही जनरल ने उसे खत्म कर दिया। आखिर में जिन्वू सोच रहा था कि उसने अकेले इस पूरे डंजन को क्लियर किया है। साथ ही उसे कई सारे लूट और बहुत ज्यादा एक्सपी भी मिली है, जिस कारण से उसका लेवल भी बढ़ गया। खैर वो उस पूरी लूट को खुद नहीं रखेगा, वो साथियों में बांट देगा। वैसे एक चीज जो वो नहीं बांटने वाला था, उसका एक नया जनरल वो तुरंत ही और किंग के पास आकर उसकी बॉडी पर हाथ रखते हुए अराइज वर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस मॉन्स्टर के साथ जिन्वू अभी फाइट कर रहा था वो मॉन्स्टर जिन्वू के सामने अब घुटने टेके हुए है। सिंपल सी बात थी, उस और किंग ने जिन्वू को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है। जिन्वू के सामने स्क्रीन आती है जहाँ उसे उस और रैंक को एक नाम देना था। जिन्वू उसे टास्क नाम देता है, जो कि जिन्वू का नया जनरल है और ये बाकी जनरल से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि इसका पावर लेवल बाकी से ज्यादा था। वैसे भी जिन्वू को जो बाकी और आर्मी मिली है वो भी उसकी पुरानी आर्मी से ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब उसे डंजन रेड में शामिल होना इसका एक बहुत ही अच्छा फैसला था। वैसे जिन्वू अभी शैडो कलेक्ट करने में इतना ज्यादा खो गया था कि उसने ये चीज नोटिस नहीं की कि उन हंटर्स के साथ साथ चाय और वो जिन भी वहाँ आ चुके हैं। अभी जिन्वू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोगों को क्या जवाब देगा। वो जैसे जिन्वू के पास पहुंचते हैं तो उनके सवाल शुरू हो जाते हैं, लेकिन अचानक ही वो जिन और उसके साथ इस जिन्वू के सामने आकर खड़े हो चुके थे। वो यहाँ बाकी से कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में वो लोग किसी को भी कुछ भी ना कहेंगे, और साथ ही वो जिन्वू से भी कुछ सवाल नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉप सीक्रेट बात है। जिन्वू ये सुनकर हैरान था, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा ही है। इसके बाद अब वो जिन्वू को वहाँ से ले जाने लगे थे। वैसे वहाँ की हुन जो कि अभी जिन्वू की वजह से ही जिंदा है, वो जिन्वू से कहता है कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो हम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाते। इसके लिए वो अपना सर झुकाकर जिन्वू को शुक्रिया कहता है, और सेम वैसे ही बाकी सारे हंटर भी अपना सर झुकाते हुए जिन्वू को शुक्रिया कहते हैं। वैसे जिन्वू इस चीज से खुश था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो एक चीज भूल रहा है। वो तुरंत ही वो डायरी निकाल कर उसे हीलर को लौटाता है, जो हीलर ने यहाँ आने से पहले दी थी। हीलर ने कहा था कि ये मेरी फैमिली को दे देना, क्योंकि तब उसे लगा नहीं था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर लौट पाएंगे, लेकिन जो हुआ वो अपनी आंखों के सामने है। वैसे अब जिन्वू और किंग से फाइट कर रहा है, तो चाहे बहुत ही इम्प्रेस्ड नजरों से उसे देख रही थी। अभी उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका वो जवाब चाहती है, लेकिन वो जिन्वू से कुछ भी बोल पाती इससे पहले वो विच उससे पूछने लगती है कि वाइस लीडर आप इस पिकैक्स के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। अभी ये सुनकर चाहे को याद आता है कि उसने तभी से वो पिकैक्स पकड़ रखी है। वो सोच रहे थे कि क्या इस पिकैक्स को लेकर मैं अजीब लग रही हूँ, वो तो यहाँ पर सभी को
बचाने के लिए आई थी, लेकिन वो खुद के वेपन को नहीं लाई, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद उसे इस पिकैक्स को यहीं फेंक देना चाहिए। वैसे अब सीन चेंज होकर वहाँ हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर पर आता है, मतलब मेन बिल्डिंग पर। वहाँ अभी चोए को पता चल चुका था कि सारी सिचुएशन संभाल ली गई है। वो अभी हैरान था ये जानकर कि पहले जिन्हों ने व्हाइट टाइगर गिल्ड को बचाया और अब उनके गिल्ड को। खैर अभी उसके मन में एक क्वेश्चन है जो कि वो अपने असिस्टेंट से पूछता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है जिन्हों ज्यादा ताकतवर है या मैं? जिस पर उसका असिस्टेंट जवाब देता है कि आपकी बात ही क्या है, आप एक ए रैंक डंजन को अकेले पूरी तरह से क्लियर कर सकते हो, और वो भी इस तरह के डंजन जिस तरह में जिन्हों पहुंचा था। इससे चोए को अपना जवाब मिल गया था, मतलब वो समझ चुका था कि जिन्हों उससे ज्यादा ताकतवर है। खैर सीन चेंज होकर अब जिन्हों के पास आता है, जिसकी मुलाकात अभी अभी जिन हाउ से हुई है। वैसे अब इसके आगे से अगला पार्ट शुरू होता है। तो अभी जहाँ वो मीडिया वाले खड़े थे वहीं बैक और चोया की एंट्री होती है। दोनों ही एक अलग अलग बड़े गिल्ड के लीडर्स हैं, इसलिए उनका यहाँ पर होना एक बड़ी बात थी। सभी मीडिया वाले उनके पास पहुंच चुके थे और उनसे सवाल करने लगे थे कि क्या वो यहाँ ली विल्सन के चलते आए हैं, मतलब क्या वो उसे अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पहले पहुंच गए। बैक और चोया दोनों ने ही लिमिजिंग का नाम तक नहीं सुना था। वो कहते हैं कि नहीं, वो यहाँ किसी और काम से आए हैं, और उसके बाद मीडिया को इग्नोर करते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो सभी रिपोर्टर समझ गए थे कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, वरना दो बड़े गिल्ड के लीडर्स एक साथ कभी यहाँ नहीं आते। खैर अभी आगे बढ़ते वक्त चोया और बैक आपस में बहस कर रहे थे। चोया कह रहा था कि तुम्हें उस लड़के लिमिजिंग को ही अपने गिल्ड में ले लेना चाहिए, कम से कम तुम्हें एक ए रैंक हंटर तो मिलता है। मुझे नहीं लगता कि जिन वो कभी तुम्हारी टीम में आएगा। अब इस पर बैक भी जवाब देता है और वो इसी तरह से बहस करते रहते हैं। इतने में ही वहाँ एक और आदमी की एंट्री होती है जो कि रिपर्स गिल्ड नाम के एक गिल्ड का लीडर है। ये भी एक एस रैंक हंटर है, लेकिन इसे जिन्वू के बारे में कुछ नहीं पता। इसे लग रहा था कि शायद बैक और चोया भी यहाँ लिमी सिंह के कारण आए हैं। वो इनसे कहता है कि तुम बहस क्यों कर रहे हो, वो लड़का तुम में से जिसके भी गिल्ड में आना चाहेगा उसे ज्वाइन कर लेगा, पर वो दोनों चिल्लाकर उसे चुप करा देते हैं। दूसरी तरफ हम वही लिमी सिंह को देखते हैं। वो अभी बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब कुछ उसके लिए हो रहा है। खैर मीडिया यहाँ उसी के लिए आई थी, फिर भी अभी मीडिया के सामने ना जाते हुए वो मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान उसकी नजर जिन्वू पर पड़ती है जो कि सेम उसी बिल्डिंग में जा रहा था। अभी ली मिनसंग नहीं जानता कि जिन्वू कौन है और वो नहीं चाहता कि कोई मामूली सा लड़का उसकी ग्रैंड एंट्री को खराब करे। इसी वजह से वो अपने बॉडीगार्ड से जिन्वू का रास्ता रुकवा देता है। अभी जिन्वू कहता है कि उसकी यहाँ एक मीटिंग है और उसे यहाँ बुलाया गया था, पर वो बॉडीगार्ड बात मानने को तैयार नहीं था और जिन्वू के पास ऐसा कोई कार्ड वगैरह भी नहीं था जो दिखाकर जिन्वू अंदर जा सके। साथ ही अभी वो जो बॉडीगार्ड था उसका बिहेवियर भी बहुत ही ज्यादा रूड था, मतलब वो बहुत एटीट्यूड के साथ जिन्वू से बात कर रहा था। खैर जिन्वू को यहाँ कुछ नहीं बोलना पड़ता क्योंकि तभी वहाँ पर गनी की एंट्री हो चुकी थी। वो उस बॉडीगार्ड से पूछता है कि आखिर वो है कौन और उसकी यहाँ आने वाले किसी भी हंटर को रोकने की हिम्मत कैसी हुई। वो बॉडीगार्ड बता देता है कि वो असल में ली मिन सिंह का बॉडीगार्ड है। जिसके बाद गनी की बात ली मिन सिंह से होती है। ली मिन सिंह नहीं चाहता था कि कोई मामूली हंटर उसकी एंट्री को खराब करे। ये चीज वो गनी को बताता है, पर गनी कहता है कि जिन्वू के साथ उसकी पर्सनल मीटिंग है और जिन्वू को उन्हीं ने बुलाया है, इसलिए ली मिन सिंह ऐसे ही किसी का भी रास्ता नहीं रोक सकता। और इतना बोलकर अभी वो जिन्वू के साथ वहाँ से चले गए थे। वैसे ली मिन सिंह का थोड़ा सा मजाक बन गया था, लेकिन वो हैरान है। वो जानना चाहता है कि क्या सच में एक मामूली सा हंटर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर इतने में ही वहाँ वूजिन की एंट्री होती है। उसने ये सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो ली मिन सिंह से पूछता है कि मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा, लेकिन क्या तुम फिर उसके बाद होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को झेल पाओगे। ये सुनकर ली मिन सिंह समझ जाता है कि जिन्वू कोई मामूली हंटर नहीं है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ जब जिन्वू गनी के साथ बिल्डिंग के अंदर जा रहा था, वहाँ उसकी मुलाकात चोया और बैक से होती है। यह गनी बताते हैं कि वो दोनों 1 घंटे पहले यहाँ से गए क्योंकि दोनों ही जिन्वू को अपने गिल्ड में ले जाना चाहते हैं। ये बात वो पहले से ही बता चुके हैं। वैसे यहाँ हमें एक बात और पता चलती है, असल में कोरिया में पूरे 2 साल से एक भी एस रैंक हंटर नहीं मिला, इसलिए ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज होने वाली है। खैर अभी जिन्वू को जिस टेस्ट के लिए बुलाया गया था उस टेस्ट वाली जगह पर जिन्वू पहुंचता है। वहाँ एक इंस्ट्रक्टर था जो कि जिन्वू से उसकी पावर यूज करने को कहता है और जिन्वू तुरंत ही वहाँ शैडो वॉरियर को समन कर लेता है। अभी वो इंस्ट्रक्टर उसी शैडो वॉरियर को देखकर हैरान था, पर गनी जानते थे कि इतना काफी नहीं है क्योंकि वो जिन्वू की पावर के बारे में जानते हैं। वो जिन्वू से कहते हैं कि क्या वो बस इतना ही कर सकता है। वैसे जिन्वू ये बात समझ चुका था कि पहले कई लोग उसकी पावर को देख चुके हैं, इसका मतलब उसे अब और अपनी पावर को छुपाने की जरूरत नहीं, इसलिए वो तुरंत ही अपने सारे जनरल्स और कुछ दूसरे शैडो सोल्जर्स को बाहर बुलाता है। वहाँ जितनी भी जगह थी वो शैडो सोल्जर्स ने कवर कर ली थी, इसलिए जिन्वू कहता है कि अगर जगह बड़ी होती तो वो और ऐसे कई सारे हजारों शैडोज वॉरियर समन कर सकता था। अभी चीज सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही
ज्यादा हैरान हो चुके थे, खासकर बैक, क्योंकि जिन्वो की बॉडी से भी एक मॉन्स्टरस एनर्जी महसूस हो रही थी। जब बैक पहली बार जिन्वो से मिला था तब उसे ऐसी कोई एनर्जी महसूस नहीं हुई। वो समझ गया था कि जिन्वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वैसे अभी जितना हैरान बैक था उतना ही हैरान चोया भी है। उन दोनों की दुनिया हिल चुकी थी। खैर कुछ समय बाद अपना एस रैंक हंटर का कार्ड लेकर जिन्वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मुलाकात चोया और बैक से होती है, जो कि मेन दरवाजे से कुछ दूर उसका इंतजार कर रहे थे। वो जिन्वो को रोकते हैं और कहते हैं कि वो उससे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन जिन्वो उससे बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो कहता है कि उसे जरूरी काम है। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा था, पर चोया और बैक उसे समझाते हैं कि उसे वहाँ से नहीं जाना चाहिए वरना वो रिग्रेट करेगा। अभी जिन्वो को लग रहा था कि शायद उन्होंने कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो कि जिन्वो अगर नहीं सुनेगा इसके लिए वो रिग्रेट करेगा। इसी कारण से वो उन्हें इग्नोर करते हुए उस दरवाजे को खोल देता है, जहाँ 300 लोग अभी उसकी फोटो खींचने के लिए खड़े हुए थे। ये सारे मीडिया वाले थे। जिन्वो ने जैसे ही दरवाजा खोला अचानक वो उसकी फोटो लेने लगे। इसी कारण से जिन्वो भी बहुत ज्यादा हैरान था। क्या जिन्वो अभी टीवी पर आ रहा था, इसलिए उसकी बहन भी उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई टीवी पर क्यों दिखाई दे रहा है। खैर सीन चेंज होकर 10 मिनट पहले पर आता है, जहाँ हम उस लड़के ली मिन सिंह को देखते हैं। वो सभी रिपोर्टर्स को बता रहा था कि वो कम रैंक पर होने के बाद भी मॉन्स्टर से लड़ता रहा लोगों की जान बचाने के लिए। उसे पता है कि आज उसकी रैंक बढ़कर ए रैंक हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा भाषण दे रहा था जिससे कि उसकी और ज्यादा पॉजिटिव इमेज बने। लेकिन उस इंटरव्यू के बीच ही सभी रिपोर्टर्स को कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कोरिया को उनका 10th एस रैंक हंटर मिल चुका है। ये खबर सुनते ही 5 सेकंड में सभी मिस लिंग को भूल चुके थे और तुरंत ही वो मेन गेट पर जिन्वो का इंतजार करने लगते हैं। अभी जिन्वो की ये एस रैंक हंटर वाली खबर वहाँ उस माइनिंग कॉर्पोरेशन के लीडर तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो लोग भी न्यूज देख रहे हैं। अभी वहाँ वो आदमी भी था जिसने जिन्वो से थोड़ा एटीट्यूड में बात की, और जिन्वो के लुक के कारण वो समझ रहा था कि जिन्वो कोई क्रिमिनल है। अभी जब जिन्वो की न्यूज आती है तो उसे ऐसा ही लगता है कि जिन्वो ने जरूर कोई क्राइम किया था और अब वो फाइनली पकड़ा गया। वो आदमी जानना चाहता है कि आखिर जिन्वो ने क्या किया था, लेकिन जब उसकी नजर नीचे लिखी हुई लाइन पड़ती है तब उसे पता चलता है कि जिन्वो कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। इसी चीज से वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। खैर सीन चेंज होकर वहाँ जूई और मिस्टर सॉन्ग पर भी आता है। वो दोनों ही इस खबर से बहुत ही ज्यादा खुश थे। बाद में फिर से सीन चेंज होता है और चाय के पास आता है। चाहे अभी ये देखकर हैरान थी, लेकिन वो पहले से जानती थी कि जिन्वो कोई मामूली लड़का नहीं है, और वैसे भी वो जिन्वो की पावर भी देख चुकी है, इसलिए उसे ज्यादा बड़ा झटका नहीं लगा था। वैसे इसके बाद अब हम जिनहाओ और उसके फादर को देखते हैं। उन्हें भी ये खबर मिल चुकी थी। असल में जिन्वो को एस रैंक के साथ साथ एक मेज का टाइटल दिया गया है, मतलब उसे एक म्यूजिशियन क्लास में रखा गया है। वैसे इसके बाद अब उसके फादर उससे पूछते हैं कि आखिर जिन्वो के साथ उस मीटिंग का क्या हुआ। मतलब उन्होंने जिनहाओ से कहा था कि वो जिन्वो का अपने गिल्ड में ज्वाइन कर ले, इसके बदले वो जिनहाओ को गिल्ड का लीडर बना देंगे। असल में जिनहाओ के फादर यूजिन कॉर्पोरेशन लीडर है, मतलब सीईओ है, और यूजिन कॉर्पोरेशन एक गिल्ड है। अभी पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनहाओ ने इस बारे में जिन्वो से बात की, लेकिन जिन्वो का जवाब थोड़ा सा अलग था। जिनहाओ अपने फादर को बताता है कि जब उसने जिन्वो से बात की तो जिन्वो ने कहा वो खुद एक गिल्ड बनाना चाहता है जिसका वो लीडर होगा, और अगर जिनहाओ उसने गिल्ड को ज्वाइन करता है तो वो जिनहाओ को वाइस लीडर की पोजीशन देने को तैयार है। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। खैर इस पर जिनहाओ के फादर कहते हैं कि तो कोई प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी हमने यूजिन कॉर्पोरेशन को कभी भी पैसे के लिए नहीं बनाया, हम सिर्फ लोगों की सेफ्टी के लिए काम करते हैं। इसलिए अगर जिन्वो खुद ही एक गिल्ड चाहता है और लीडर की पोजीशन चाहता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा गिल्ड ज्वाइन कर सकता है। जितनी भी परमिशन होगी वो सारी जिन्वो के अंडर होगी, जिन्वो जो चाहे वो कर सकता है। ये बात वैसे तो अच्छी है, लेकिन जिनहाओ ने अपना बन बना लिया था। जिन्वो ने उसे अपना छोटा भाई माना है, इसलिए जिनहाओ ने फैसला किया कि वो यूजिन कॉर्पोरेशन न बल्कि जिन्वो के बनाए हुए गिल्ड को ज्वाइन करेगा। वैसे एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि जिनहाओ ने यूजिन कॉर्पोरेशन के लिए इतना सब कुछ किया, मतलब वो इस गिल्ड का लीडर बनना चाहता था, लेकिन जिन्वो के एक बार कहने पर उसने अपना पूरा ड्रीम चेंज कर दिया। खैर जिन्वो के गिल्ड को ज्वाइन करना भी एक बहुत ही बड़ी बात होगी। खैर उसने ये बात अपने फादर को भी बता दी थी, लेकिन उसके फादर ने ये चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिनहाओ ऐसा कर सकता है। खैर इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ जिन्वो के पास आता है, जहाँ वो सभी रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींचने पर लगे हुए थे। तभी वहाँ बैक आता है। अभी जिन्वो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अगर जिन्वो को मदद की जरूरत हो तो वो मदद कर सकता है। मदद से उसका मतलब यहाँ से निकलने में था, लेकिन अचानक ही जिन्वो वहाँ से गायब होकर उन सभी रिपोर्टर्स के पीछे आ जाता है। उन सभी ने तो जिन्वो को नोटिस भी नहीं किया था, इसलिए जिन्वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। इस तरफ चोया अभी जिन्वो की स्पीड से बहुत इम्प्रेस था। वो कह रहा था कि क्या एक एस रैंक मेज भी ऐसा कर सकता है। खैर यहाँ बैक कुछ ज्यादा शौक में है, क्योंकि उसने जिन्वो के कंधे पर हाथ रखा और जब जिन्वो गायब हुआ तो वो इस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाया। वैसे जिन्वो उस जगह से सीधा एक शॉप पर आ चुका था, जहाँ उसे फायर प्रूफ आर्मर की जरूरत है, मतलब वो खरीदना चाहता। अभी वो जिस शॉप में है वहाँ जो बहुत ही महंगे आइटम्स थे वो कांच के एक केज में रखे हुए थे। जिन्वो कहता है कि क्या इतने वैल्यूएबल आइटम्स को इस तरह से मामूली कांच के अंदर रखना ठीक होगा, जिस पर वो सेलर जवाब देता है कि ये कोई मामूली कांच नहीं है,
एक ए रैंक हंटर भी चाहकर भी इसे नहीं तोड़ सकता। खैर जिन्हू अपनी पावर से बस टैप करता है और वहाँ उससे कांच पर स्क्रैच आ जाता है, मतलब हल्का सा ही। जिन्हू अगर जोर लगाता तो वो टूट जाता। ये देखकर आदमी जिन्हू से रुकने को बोलता है और माफी मांगता है। खैर जिन्हू को वहीं एक डैगर दिखता है जिसके बारे में जिन्हू जो उस आदमी से पूछता है तो वो आदमी बताता है कि इसका प्राइस 30 मिलियन है। जिन्हू ये सुनकर हैरान था क्योंकि वो जो डैगर जिन्हू ने अभी अभी उठाया ये उसके डैगर से बहुत ज्यादा कमजोर है। वैसे जिन्हू अपने मेन डैगर को तो नहीं पर एक दूसरे डैगर को जिसे उसने सिस्टम से खरीदा था उसे निकाल कर उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम इसकी कीमत बता सकते हो। जिन्हू सुनकर और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो आदमी उस डैगर की कीमत 100 मिलियन बताता है। वैसे एक बार फिर सीन चेंज होता है और हम वहाँ बैक को देखते हैं जो कि अभी जिन्हू के बारे में ही सोच रहा था। बैक व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर है और उसके पास एक खास विजन है जिससे सामने वाले हंटर की पावर को नोटिस कर सकता है। इसने पहले भी जिन्हू पर अपने उस विजन का इस्तेमाल किया था जिससे उसे पता चला कि जिन्हू उससे ताकतवर नहीं है, मतलब जिन्हू कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज जब उसने जिन्हू के कंधे पर हाथ रखा तब उसे पता चला कि जिन्हू बहुत आगे जा चुका है। मतलब अगर जिन्हू चाहे तो वो बैक को भी हरा सकता है। वैसे देखा जाए तो बैक को हराना आसान नहीं है, लेकिन उस रिपोर्टर्स को नहीं जो कि जिन्हू के घर के बाहर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। मतलब अब रात हो चुकी थी और जिन्हू घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए उन्होंने जिन्हू की बिल्डिंग के बाहर टेंट लगा दिया और वहीं रुकने का फैसला किया क्योंकि जिन्हू कभी न कभी तो बाहर निकलेगा ही। जिससे जिन्हू के साथ साथ अभी उसकी सिस्टर जिना भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। इसी वजह से जिन्हू को बहुत डांट खानी पड़ती है। वैसे अचानक ही उनके गेट पर कोई नॉक करता है और जिन्हू को लगा था कि ये वही रिपोर्टर्स है जो कि अपनी हद पार कर यहाँ उसके घर में घुसा है। वो तुरंत ही जब गेट खोलता है तो एक गुस्से वाला चेहरा बनाता है, लेकिन वहाँ सामने जिनहाओ था जो कि जिन्हू से मिलने के लिए आया था। रात हो गई थी इसलिए वो वहीं जिन्हू के साथ रुकने वाला है क्योंकि आगे चलकर वो जिन्हू के एक गिल्ड में ही ज्वाइन करेगा। और एक और स्पॉइलर जो कि मैं तुम्हें नहीं बता रहा, या फिर चलो बता ही देता हूँ। असल में जिनहाओ जिन्हा के साथ फ्यूचर में शादी कर लेगा। इससे कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी स्पॉइलर नहीं देना चाहिए। खैर अब ज्यादा ही रात हो चुकी थी इसलिए वो लोग सो जाते हैं। अभी जिन्हू जो कि अपने उस डीमन कासल की तरफ निकलने वाला है उसे डर है कि जब वो यहाँ से आगे जाएगा तो ये रिपोर्टर्स अपनी हद पार कर ऊपर ना आ जाए या फिर कुछ दूसरा खतरा ना आ जाए। इसी चीज के कारण वो सुपीरियर ऑर्क और उससे एक दूसरे ऑर्क साथ ही वही अपने घर के सामने छोड़ देता है जिससे कि वो उसकी बहन और उसकी फ्यूचर जीजा जी को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही बाद में उसने पड़ोसियों के घर पर भी कुछ शैडो वॉरियर्स छोड़ दिए थे, या यूं कह लो कि उस बिल्डिंग के टेरेस पर छोड़ दिए थे जो कि सीक्रेटली नजर रखेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इतना सब कर जिन्हू वहां से चला गया था। अभी डेमन कासल आने के बाद जिन्हू ने फैसला कर लिया था कि आज वो इसे क्लियर कर ही देगा। खैर वहां पहुंचते ही जिन्हू का सामना एक बड़े से जॉइंट से होता है जो कि एक अजीब सा मॉन्स्टर है। वो शायद ताकतवर भी होगा पर जिन्हू खुद नहीं लड़ने वाला। उसने टस्क को बाहर निकाल लिया था। अब वो टस्क जिसने जिन्हू की फाइट पहले से हो चुकी है, वो पहले ही बहुत ज्यादा ताकतवर था और अब जिन्हू का जनरल बनने के बाद उसकी पावर और ज्यादा कई गुना बढ़ चुकी है। वो यहाँ एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है जिससे वो मॉन्स्टर तो मारा गया था पर साथ ही साथ वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब वहाँ सामने एक खाली रास्ता बन गया। आगे जिन्हू अब आगे वाले फ्लोर पर बढ़ता है। खैर तभी सीन चेंज होकर जिनहाओ के फादर पर आता है जो कि हॉस्पिटल में है। वो 2 दिन से सो रहे हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक बहुत ही रेयर बीमारी हुई है जिसका नाम है इंटरनल स्लम्बर, जिसमें वो आदमी लंबे समय के लिए सो जाता है। अगर तुम इस बीमारी के बारे में नहीं पता तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जिन्हू की मदर को भी यही सेम बीमारी है जिसकी वजह से अभी वो कोमा में है। मतलब जल्दी जिनहाओ के फादर भी कोमा में जा सकते हैं। इसी चीज को लेकर अभी वो परेशान थे। खैर सीन वापस जिन्हू पर आता है जो कि अभी उन सभी फ्लोर्स को क्लियर कर रहा था, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। इसी कारण से वो 6 टीम्स बनाता है जिसमें उसने अपने जनरल्स को अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर दिया था और उन्हें आगे बढ़कर उन मॉन्स्टर को खत्म कर नेक्स्ट फ्लोर की मेन गेट को सर्च करने का टास्क दिया था। वो सभी आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन जिन्हू नोटिस करता है कि उसकी जो माना कैपेसिटी थी उसमें से माना बहुत स्पीड से कम हो रही है। मतलब कोई है जो उसके शैडो सोल्जर्स को खत्म कर रहा है और वापस रीजनरेट होने के लिए वो शैडो सोल्जर्स उसकी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन्हू तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहाँ जिन्हू की मुलाकात कुछ डीमन नाइट से होती है। जिन्हू तुरंत ही उन पर हमला कर उन्हें खत्म करता है, जिस बीच उन डीमन नाइट्स को पता चलता है कि मॉन्स्टर्स भी डर महसूस कर सकते हैं। खैर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी आएगा और पक्का आएगा।